ऑलराइट, तो ये लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं सी प्लस प्लस के जो लास्ट के 2018 से लेके, मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे। 2018 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे सी प्लस प्लस के वो सारे सॉल्व करेंगे आज। ऑलराइट, तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम है 2018 से लेके 2018 टू 2024, ये सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अराउंड कितने क्वेश्चन है, 16-17 या अराउंड 18-19 क्वेश्चन है। ऑलराइट, और ट्राई करेंगे इसको 2 घंटे के अंदर खत्म करने को। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग, ठीक है, मैं चाहता हूँ, मैंने कल क्या पोस्ट किया था कि ये लेक्चर अटेंड करने से पहले आप लोग जो बेसिक का क्वेश्चन है वो देखना। ठीक है, तो ये लेक्चर में मैं जीरो से स्टार्ट नहीं करूँगा। जिसको अगर वेरिएबल क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, व्हाइल लूप, फॉर लूप क्या होता है, क्लासेस कैसे बनाना होता है, ये सब नहीं आता है तो प्लीज़ आप ये लेक्चर अभी मत देखो, नहीं तो आपको नहीं समझेगा। ठीक है, अगर आप क्या करो कि अगर आपको लेक्चर अटेंड करना है तो भी ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपको ऊपर से जाए। ठीक है, अगर जो भी वीडियो देख के आया तो उसको बहुत सारी चीज़ें बहुत ईज़ी लगेंगी, लेकिन जिसने भी बेसिक का लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, सी प्लस प्लस में अगर जाओगे कोर्स में, वहाँ पे देखो सी मैंने बेसिक का वीडियो बनाया जिसमें मैंने समझाया कि अ, मतलब वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, फिर इसके बाद इफ एल्स क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, क्लासेस कैसे बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है ताकि आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। इस लेक्चर में हम लोग क्योंकि प्रोग्राम सॉल्व करने वाले, तो हर एक चीज़ मैं आपको एकदम बेसिक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जहाँ मैं ट्राई करूँगा हर एक चीज़ जहाँ-जहाँ हो सके वहाँ एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन बहुत सारी अगर आपने वो नहीं लेक्चर नहीं देखा बेसिक वाला, तो हो सकता है आपका बहुत सारी चीज़ें ऊपर से जाए। ऑलराइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अभी कोई हैंड रेज़ मत करो फिलहाल के लिए। चलो एक जन, क्या बात करना है? सार्थक, हेलो सार्थक, प्रणीत, बोलो। हाँ, प्रणीत बोलो। इस वन में पहले ये थियरी पहले कंप्लीट कर लो सारे। यार ये लेक्चर एक्चुअली दूसरा है, तो इसमें अभी ठीक है, तो अगर देखो CS1 में अगर देखो तो HTML ईज़ी चैप्टर है, बाकी ईज़ी मतलब HTML ही सिर्फ़ ईज़ी है CS1 में, बाकी डेटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, C++ है, तो ये थियरी थोड़े बड़े-बड़े हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर कर लो, फिर HTML कर लो, फिर डेटा स्ट्रक्चर करो, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सी। हाँ, एमपी और पीवाईक्यूज़ करोगे तो हो जाएगा। अभी कोई हैंड रेज़ मत करो फिलहाल, क्योंकि लेक्चर के बीच में हम लोग अभी ज़्यादा डाउट सेशन नहीं रखेंगे इसमें। और जिसको भी डाउट आ रहा है सिर्फ़ ये लेक्चर से रिलेटेड ही डाउट पूछ सकता है, यानी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कुछ नहीं। अभी हैंड रेज़ प्लीज़ मत करो, चैट में आपको जो डाउट है वो डाल सकते हो, लेकिन इस लेक्चर से रिलेटेड ही प्रोग्रामिंग के, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्राम 2018 से लेके 2024 के जितने प्रोग्राम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहला प्रोग्राम देखो आपके सामने, राइट अ सी प्लस प्लस फंक्शन टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ऑलराइट, अब आप देखो आपको ना कुछ भी दे सकता है, ऐसे किसी का भी एरिया निकालने बोल सकता है या किस कोई भी उसके कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो रहेगा मैथ्स का, उसके हिसाब से आपको उसका एरिया या फिर सरकमफ्रेंस या कुछ भी ऐसा निकालने बोल देगा। तो आपको ऐसे फॉर्मूला ये सब याद होने चाहिए, ठीक है? तो जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो सब याद होने चाहिए। तो फिलहाल के लिए देखो सी सरफेस एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस क्या होता है, पाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये आपको एग्जाम में नहीं दिया रहेगा, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है, लेकिन एग्जाम में ये नहीं दिया रहेगा एक फॉर्मूला, ये आपको याद करके जाना है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो एक काम करते हैं, फटाफट जाते हैं अभी। आप देखो मैं फिलहाल के लिए VS कोड यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, है ना? आपको अगर प्रोग्राम सॉल्व करने हैं तो टर्बो सी प्लस अगर आपके पास है तो उसमें भी कर सकते हो, या फिर आप लोग कोई भी ऐसे ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आप अगर सर्च करोगे सी प्लस प्लस कंपाइलर, तो आपको ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट पे बहुत सारे कंपाइलर मिल जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे ओपन करोगे, यहाँ पे टाइम लग रहा है देखो, तो यहाँ पे आप अपने कोड लिख सकते हो, इसको रन करोगे तो इसका आउटपुट यहाँ पे आपको दिखेगा। ऐसे बहुत सारे और वेबसाइट है जो आपको मतलब इसका यूज़ करके आप जो कोड है जो मैं बता रहा हूँ वो सब यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट। ठीक है, और यहाँ पे आप वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हो। वीएस कोड में वैसे आपको सेटअप करना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा सेटअप वेटअप करने मत जाओ। आप ऑनलाइन कोई भी कंपाइलर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ प्रोग्राम्स, है ना? चलो इसके अंदर एक सब मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, क्लोज़ ऑल। चलो पहले देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तो प्रोग्राम बनाने का तरीका क्या है? ठीक है? तो कभी भी प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है? निकाल देता हूँ। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है, आप लोग ने जो सीखा रहेगा वो टर्बो सी प्लस में सीखा रहेगा। तो मैं बता देता हूँ टर्बो सी प्लस में भी कैसे प्रोग्राम लिख रहा है, इसमें डिफरेंस क्या है। जनरली ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है पहले हैश इंक्लूड, है ना? और उसके बाद यहाँ पे ऐसे आईओस्ट्रीम और टर्बो सी प्लस में आप लिखते हो आईओस्ट्रीम डॉट एच, है ना? लेकिन यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉट एच लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप डॉट एच लिख के आओगे एग्ज़ाम में, तो भी ऐसा कुछ नहीं है। टर्बो सी प्लस वाला अगर आपने सीखा है तो वही लिख के आओगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इंट मेन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, एक फंक्शन। मेन क्या है? एक फंक्शन है। जैसे आपके घर के अंदर घुसने का एक दरवाज़ा होता है, मेन डोर होता है ना, वैसे ही प्रोग्राम जो होता है ना, उसको वो जो प्रोग्राम होता है, जो कंपाइलर था वो कहाँ होता है? ये मेन डोर होता है, यहीं से घुसता है। ठीक है, यहीं से प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होता है, चाहे आपने ऊपर कितना भी प्रोग्राम लिखा हो। लेकिन जो प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है वो कहाँ से? ये मेन डोर जो होता है, मेन मेन फंक्शन होता है। मेन क्या है? फंक्शन है। फंक्शन में हमेशा आप देखोगे तो एक रिटर्न टाइप होता है, फिर उसका फंक्शन का नाम होता है, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होता है, फिर ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो इंट मेन, तो यहाँ पे आपको जब यहाँ पे मेन में इंट है तो यहाँ पे आपको रिटर्न 0 करना पड़ेगा। ठीक है? अब टर्बो सी प्लस और इसमें क्या फ़र्क है? तो सिर्फ़ फ़र्क ये है कि टर्बो सी प्लस में यहाँ पे डॉट एच लिखा जाता है और हैश इंक्लूड कोनायो डॉट एच लिखा जाता है। ये 2 चीज़ लिखी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप जनरली देखोगे तो आप लिखते हो वॉइड मेन, है ना? और यहाँ पे आप लिखते हो CLR SCR क्लियर स्क्रीन, और इसके बाद यहाँ पे आप लिखते हो गेट ch। ठीक है? तो टर्बो सी प्लस में प्रोग्राम लिखने का स्ट्रक्चर ये है कि आप iostream.h लिखते हो, conair.h लिखते हो, फिर वॉइड मेन क्लियर स्क्रीन गेट ch। ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे अभी जो टर्बो सी प्लस जो कंपाइलर है वो बहुत पुराना कंपाइलर है, ठीक है? बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कोना अभी जो ये मैं कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ ये नया कंपाइलर, तो इसमें conair.h और यहाँ पे iostream जो भी हेडर फाइल, इसको हेडर फाइल बोलते हैं। तो हेडर फाइल में .h लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी। तो यहाँ पे iostream लिखोगे, अभी क्लियर स्क्रीन और गेट ch की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है? और जनरली हम लोग यहाँ पे वॉइड मेन की जगह पे मतलब वॉइड मेन भी यूज़ कर सकते हैं वैसे तो। ऑलराइट? तो ये जनरली यहाँ पे अभी हम लोग स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम में सिर्फ़ आपको डिफ़रेंस क्या रहेगा? आपको iostream.h लिखना है, conair.h लिखना है और क्लियर क्लियर स्क्रीन और गेट ch ये लिखना है। बाकी जो लॉजिक जो मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ सब कुछ सेम रहेगा। चाहे टर्बो सी प्लस में लिखो, चाहे यहाँ लिखो, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है? अभी अगर सपोज़ यहाँ पे मुझे कुछ प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ जनरली क्या यूज़ करते हैं हम लोग? सी आउट जो होता है, ये यूज़ करते हैं। सी आउट मतलब प्रिंट करना है। कहाँ पे प्रिंट करना है? यहाँ पे। ये जो सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे प्रिंट करना है। तो उसके लिए आपको ऐसे 2 लेस देन साइन लगाने हैं और इस यहाँ पे ऐसे, ठीक है, डबल कोट्स में आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड। और देखो हर एक लाइन के एंड में दिख रहा है, हर एक लाइन के एंड में आपको लगाना है यहाँ पे सेमीकोलन, याद रखना, हर एक लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाना है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर देगा मुझे। क्यों एरर दे रहा है? पहली चीज़ तो यहाँ पे वॉइड मेन नहीं चलता है अभी, यहाँ पे आपको इंट मेन लिखना पड़ेगा, ऑलराइट? और यहाँ पे रिटर्न 0 करना पड़ेगा। अभी रन करते हैं यहाँ पे, तो अभी भी देखो यहाँ पे सी आउट के यहाँ एरर आ रहा है। सी आउट के यहाँ एरर इसलिए आ रहा है
क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा सी आउट हेलो वर्ल्ड की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा एसटीडी डबल कोलन और यहाँ पे सी आउट, यानी कि जो सी आउट आता है वो कहाँ, टर्बो सी प्लस में जो सी आउट आता है वो कोनायो डॉट एच और आयोस्ट्रीम दोनों मिला के आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सी आउट जो होता है ये कहाँ से आता है, यहाँ पे आता है एक नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये वाला इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपको सी आउट और सी इन करना पड़ेगा ना। अगर आपको सी आउट सी इन करना है तो आपको यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करना पड़ेगा, तो ये रन होएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो ये एकदम बेसिक सा एग्जांपल मैंने दिया आपको कि कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है ना, आयोस्ट्रीम डॉट एच। और ये चीज़ लिख के आओगे तो भी एग्जाम में ऐसा नहीं कि मार्क्स कट जाएगा, मार्क्स मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपका अगर लॉजिक सही है तो आपको मार्क्स मिलेगा। वहाँ पे ये नहीं देखते कि तुमने टर्बो सी प्लस प्लस के हिसाब से लिखा है कि दूसरे के हिसाब से लिखा है, वहाँ पे लॉजिक देखते हैं कि आपने लॉजिक सही इंप्लीमेंट किया है कि नहीं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं फटाफट। इधर गया फोल्डर किधर चले, प्रोग्राम के फ़ोल्डर में मैं बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 डॉट। देखो, जो सी प्लस प्लस की जो फ़ाइल होती है, जैसे कि आप अगर वीडियो फ़ाइल बनाते हो तो वीडियो फ़ाइल में क्या यूज़ करते हो, MP4 डॉट MP4 यूज़ करते हैं, राइट। और अगर आप ये क्या बोलते हैं ऑडियो फ़ाइल रहता है तो जनरली हम लोग MP3 यूज़ करते हैं। इमेज फ़ाइल रहता है तो उसमें JPG यूज़ करते हैं। वैसे ही जो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम फ़ाइल होता है उसमें हम लोग डॉट CPP यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले फ़ाइल का नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 डॉट CPP। तो ये मेरा बन गया, देखो डॉट सीपीपी क्या होता है, ये सी प्लस प्लस की फाइल होती है। चलो, तो अभी यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रोग्राम अपना है कि सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम के बाद यूजिंग नेम स्पेस। यहाँ पे ये अपना जो है जनरल, मतलब ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो गया। अभी एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब पाई क्या होता है, पाई आपके कीबोर्ड में कहीं पाई दिख रहा हो क्या, नहीं। तो पाई की वैल्यू जनरली क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो हम लोग पाई की वैल्यू लेंगे 3.14। आर जो रहेगा, आर की वैल्यू हम लोग यूजर से लेंगे या फिर हम लोग डिफाइन कर लेंगे। आर जो रहेगा यहाँ पे एक वेरिएबल रहेगा, आर मतलब रेडियस होता है, लेकिन हम लोग ऐसे वेरिएबल बनाएंगे। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, तो वेरिएबल जैसे कि आर क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस जो होगा पॉइंट में भी हो सकता है, ठीक है, डेसिमल में भी हो सकता है या फिर होल नंबर भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप में फ्लोट लेते हैं। ठीक है, फ्लोट, और यहाँ पे लिख देंगे आर इज इक्वल टू, सपोज लो मैं यहाँ पे रेडियस ले लेता हूँ 5.5। समझ में आ गया, मैंने आर को यहाँ पे 5.5 लिया है वैल्यू, इसलिए मैंने इसका डेटा टाइप दिया है फ्लोट। डेटा टाइप अगर आपने पढ़ा रहेगा तो कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, है ना, और भी होते हैं बुलियन। लेकिन हम लोग यहाँ पे फ्लोट ले रहे हैं आर का टाइप, क्योंकि हमको इसमें क्या स्टोर करना है, हमको इसमें डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है, इसलिए हम लोग इसका डेटा टाइप यहाँ पे लगा रहे हैं फ्लोट। ठीक है, ये फ्लोट, देखो वेरिएबल क्या होता है, जस्ट लाइक आपके किचन में जो बहुत ऐसे डब्बे होते हैं बहुत, जिसमें आप लिख के रखते हो, राइट। इसमें हल्दी रखना है, इसमें नमक रखना है, इसमें शक्कर रखना है। आप अलग अलग टाइप की चीजें रखते हो, राइट, डब्बे के अंदर। तो पे लिख के रखते हो, राइट। वैसे ही ये जो वेरिएबल आर है, समझ लो आपका डब्बा है, इसके अंदर क्या स्टोर करने वाले हो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जब फ्लोट वैल्यू स्टोर करूंगा तो यहाँ पे फ्लोट लिख दूंगा, है ना। तो ये आपका नमक हो गया या फिर जो भी है, मतलब तो ये फ्लोट वैल्यू है इसका, तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा, फ्लोट आएगा। ये लेबल है, समझ लो ये आप वेरिएबल के ऊपर एक लेबल लगा रहे हो कि फ्लोट वैल्यू इसमें स्टोर करने वाले ना। उसके बाद एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर स्फीयर का 4, तो हमको क्या करना है 4 इंटू 3.14 इंटू आर करना है, दैट्स इट। बेसिकली यहाँ पे एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ फ्लोट, इसका नाम तो एरिया। ठीक है, इसमें लिखता हूँ 3.3, क्या है यहाँ पे 4 इंटू 4। फिर इसका इंटू कैसे करते हैं, इंटू के लिए आप एक्स यूज़ नहीं करोगे, इंटू के लिए यहाँ पे स्टार यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पाई की वैल्यू होती है 3.14, फिर इसके बाद इंटू आर, फिर इसके बाद इंटू आर, दैट्स इट। तो ये आपका एरिया निकल गया। ठीक है, आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर हो गया, और ये आपका एरिया निकल गया। और मैंने इसका इसका भी लेबल फ्लोट क्यों लिया, इसका डेटा टाइप, क्योंकि ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी फ्लोटिंग नंबर आएगी, इसलिए मैंने इसका डेटा टाइप फ्लोट लिया है। यहाँ पे सेमीकोलन याद रखना, सेमीकोलन लगाना मत भूलना। फिर एरिया जो है हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, है ना, प्रिंट करने के लिए लिखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ स्फीयर इज
उसके बाद यहाँ पे ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे देखो लेस देन साइन लगा, उसके बाद वापस से यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने यहाँ पे एक लेबल डाल दिया कि मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको लेस देन करके वापस से यहाँ पे लिख, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे। एरिया ऑफ स्पेयर क्या आ गया, 3 पॉइंट समथिंग 379.94 आया। ठीक है, एरिया स्पेयर इतना आया। ओके, सर रेडियस यूजर से इनपुट नहीं करना है क्या? करना है, ऐसा कुछ देखो इसमें बोला नहीं है। आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है नहीं कर सकते, लेकिन इसमें मैं करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पता चलेगा कि अब यूजर से वैल्यू कैसे लेते होगा। एग्जाम में कभी कभी बोल रहा है कि टेक रेडियस फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऐसा भी बोल सकता है। ठीक है, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है, सपोज यहाँ पे तो मैंने जो रेडियस है वो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया 5.5 अपने मन से, लेकिन अगर एग्जाम में बोल दिया कि आपको यूजर से वैल्यू लेना है, ठीक है, अगर आपको यूजर से वैल्यू लेना है तो आप कैसे करोगे? ये जो रेडियस है आप बोलेगा यूजर्स आप खुद एंटर करो, तो आप कैसे करोगे? तो मैं यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू है ये निकाल लूंगा। अब यूजर से वैल्यू कैसे लिया जाता है? तो यूजिंग सी इन, जैसे सी आउट का यूज करके हम लोग प्रिंट करते हैं, वैसे सी इन का हम लोग यूज करके यूजर से वैल्यू लेते हैं। ठीक है, फिर इसके यहाँ पे सी इन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे देखो जैसे सी आउट में हम लोग लेस देन साइन लिखते थे, सी इन में हम लोग लिखेंगे ग्रेटर देन साइन और फिर यहाँ पे आर लिख देंगे। ठीक है, ऑलराइट, और इसको अभी देखो रन करेंगे। जब भी आप यहाँ पे सी इन लगाते हो तो देखो क्या होता है, सी इन लगाओगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा है और यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सी इन टाइप नेम सी अनडिफाइंड आईडी। ओके, क्या हो रहा है? okay, इसको क्लियर करते हैं और इसको रन करते हैं। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, कभी कभी यहाँ पे ऐसे गार्बेज वैल्यूज की वजह से होता है। तो यूजर से अगर आपको वैल्यू लेना है तो क्या होता है, यहाँ पे सी इन आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो इस बार मैंने रन किया तो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है, दिख रहा है? अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या हो गया, कंपाइलर यहाँ पे रुक गया, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। सी इन किया तो यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि सी इन क्या करता है, रुका इसलिए क्योंकि ये बोल रहा है कि पहले तुम कुछ वैल्यू एंटर करो उसके बाद मैं आगे जाने दूंगा। ठीक है, सी इन बोलता है कि पहले तुम एंटर करो उसके बाद मैं आगे का प्रोग्राम रन करूंगा। तो प्रोग्राम मेरा यहाँ पे आके रुक गया है, तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो 10 एंटर करूंगा ये प्रोग्राम आगे जाएगा और एरिया स्पेयर निकालेगा। समझ में आ रहा है? तो सी इन बेसिकली हमेशा जब जहाँ पे भी सी इन आता है कंपाइलर रुक जाता है। जब तक आप वैल्यू एंटर नहीं करोगे तब तक वहाँ पे वो आगे रह ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये रुक गया, यहाँ पे कुछ भी देखो अपने को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, एक सी आउट डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर। इससे पता चलेगा कि हम लोग को क्या करना है, क्यों रुका है ये, आगे प्रोग्राम क्यों नहीं रन हो रहा है। तो वापस से रन करते हैं और यहाँ पे देखो बोल रहा है एंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर, तो मैं यहाँ पे 5.5 डाल देता हूँ और यहाँ पे देखो एरिया ऑफ स्फीयर आ गया 379.94। ऑलराइट, अब इसके बाद लेकिन यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम प्रोग्राम तो हम लोगों ने लॉजिक बिल्ड कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट अ सी प्लस फंक्शन टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फंक्शन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि एरिया ऑफ स्फीयर ठीक है तुमने निकाला, लेकिन फंक्शन के थ्रू करना है। तो ये हम लोग ने किया है जो है ये मेन फंक्शन के अंदर किया है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसको बोल रहा है कि दूसरा एक फंक्शन बनाओ एरिया ऑफ स्फीयर, उसके अंदर आपको इसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्फीयर का यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। तो एरिया फंक्शन कैसे बनाया जाता है? फंक्शन में हमेशा पहले क्या होता है, रिटर्न। ठीक है, फंक्शन में हमेशा पहले रिटर्न टाइप होता है। तो हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है तो हम लोग यहाँ पे, हमको अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करना तो हम यहाँ पे लगाते हैं वॉइड। ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं वॉइड और इसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ स्फीयर। ऑलराइट, तो ये मेरा देखो, फिर इसके बाद रिटर्न टाइप लिख दिया, फिर फंक्शन का नाम अपने मन से कुछ भी, राम श्याम या फिर आप मतलब कुछ भी नाम दे सकते हो। फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो। एरिया ऑफ स्फीयर में जैसे यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ स्फीयर, लेकिन मीनिंगफुल नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी का नाम नहीं देना है, जैसे अपना नाम मत रख देना फंक्शन का नाम, मीनिंगफुल नाम देना। तो एरिया ऑफ स्फीयर मैंने लिख दिया क्योंकि इसमें मैंने हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर आप इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करोगे तो, ठीक है, कुछ पैरामीटर अगर पास करने वाले हो तो यहाँ से पास कर सकते हो, नहीं पास करने वाले तो यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाओगे। और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा कोड है ना, ये पूरा उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। दैट्स इट। हम लोगों ने क्या किया,
रिटर्न हम लोग यहाँ पे कुछ भी रिटर्न कर रहे हैं नहीं, यहाँ पे मेन फंक्शन में रिटर्न कर रहे थे 0, 0 क्या है इंटीजर, इसलिए यहाँ पे इंट लगता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ रिटर्न कर रहे हैं, नहीं रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वॉइड लिखा। फिर फंक्शन का नाम लिखा ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। ये फंक्शन की बॉडी होती है, ओपनिंग क्लोजिंग जो कर्ली ब्रेसेस होता है उसको बोलते हैं फंक्शन की बॉडी। उसके बाद यहाँ पे जो कोड था मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब उसके बाद देखो मैं इसको रन करूँगा, आप बोलोगे सर अब तो मस्त आउटपुट आएगा। यहाँ पे देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? तो आप बोलोगे सर सी इन लगाया ना इसलिए, आप कुछ टाइप करो। देखो कुछ टाइप किया, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो फंक्शन होता है ना उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो फंक्शन को ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ये फंक्शन को आपने डिफाइन किया है, लेकिन आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। जैसे आपका कुछ नाम पहले रखा जाता है और आप कब आपको अगर कोई बुलाएगा तब आओगे ना, ऐसे तो आओगे नहीं, ठीक है? आपका कुछ नाम रखा गया, जैसे ये फंक्शन इसका नाम रखा गया, ये आप समझ लो फंक्शन का सिर्फ नामकरण किया आपने। लेकिन आपको बुलाएँगे तब आओगे ना, वैसे ही फंक्शन को भी बुलाना पड़ता है, यानी कि आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। और मैंने क्या बोला था? जो मेन फंक्शन है, ये मेन डोर होता है, जो कंपाइलर होता है यहाँ से प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करता है। तो जब कंपाइलर यहाँ से प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे देखो उसको कुछ फंक्शन नहीं मिलेगा, कुछ फंक्शन ही नहीं मिलेगा तो यहाँ पे वो रन नहीं करेगा कुछ, जो यहाँ पे है उतना ही रन करके खत्म कर देगा। तो इसलिए कभी भी जो प्रोग्राम आप बाहर लिखते हो मेन के, उसका मेन फंक्शन के साथ टाका मतलब कुछ रिलेशन बनाना पड़ता है, ठीक है? मेन एरिया ऑफ स्फीयर और ये मेन फंक्शन का यहाँ पे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। यानी कि एरिया ऑफ स्फीयर को आपको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कैसे करोगे? तो यहाँ पे एरिया इसका जो नेम है, जनरली आपको कैसे बुलाते हैं? आपके नाम से। तो वैसे ही फंक्शन को हम लोग कैसे बुलाएँगे? कॉल कैसे करेंगे? फंक्शन के नेम से। यहाँ पे देखो एरिया स्फीयर फंक्शन का नाम हो गया। इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो एंटर द रेडियस स्फीयर, यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, और यहाँ पे एरिया स्फीयर आ गया। ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्फीयर का फंक्शन, ठीक है? मतलब प्रोग्राम पूरा ऐसे कंप्लीट, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम हुआ। और एक और चीज़ इसमें कभी-कभी क्या होता है, आपको पैरामीटर पास करने पड़ते हैं और रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है? कभी-कभी हमको क्या करना पड़ता है, फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यूज़ पास करनी पड़ती है। और तो सपोज़ करो, मान लो कि ये जो मैं रेडियस है ना, वो बोलेगा कि आप बाहर से इसमें पास करो। एज़ अ पैरामीटर इसमें बाहर से एरिया ऑफ स्फीयर में पास करो। तो कैसे पास करोगे इसके अंदर? इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो यहाँ पे जो रेडियस है ना, इसको हम लोग बाहर से पास करेंगे। हम लोग रेडियस जो है मेन फंक्शन के अंदर एंटर करने बोलेंगे यूज़र को, और जो रेडियस की वैल्यू है यहाँ से हम लोग पास करेंगे। और जो वैल्यू वैल्यू हम पास कर रहे हैं, यहाँ पे देखो एक पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे आर की वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ एंटर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे 5 पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब वैल्यू पास करते हो तो उसको उसको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पास कर रहे हो तो वेरिएबल कहाँ बनाओगे? यहाँ पे। यहाँ पे वेरिएबल बनाओगे इंट, यहाँ पे लिख देंगे आर, ठीक है? तो ये जो 5 आपने पास किया ना, ये कहाँ कहाँ पे जाएगा? आर के अंदर इधर स्टोर हो जाएगा। ऑलराइट, ये इसके अंदर क्या होगा? आर इज़ इक्वल टू, बेसिकली ये कैसा होगा? ऐसा होगा इंट आर इज़ इक्वल टू 5, ये ऐसे काम करेगा। मतलब ये जो 5 आपने पास किया, ये कहाँ पे है? आर में जाके स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पे एरिया स्क्वायर निकाल के प्रिंट कर देगा। ऑलराइट, लेकिन मैं यहाँ पे 5 ऐसे डायरेक्टली वैल्यू नहीं, मैं यहाँ पे रेडियस, जो रेडियस की वैल्यू है वो यहाँ पे आर में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? तो आर की जो वैल्यू आर में, इसका नाम देखो सेम भी रख सकते हैं और इसका नाम मैं डिफरेंट भी कर सकता हूँ, ऐसे इसका नाम रेडियस दे देता हूँ। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र को बोलूँगा रेडियस एंटर करो, और ये जो रेडियस की वैल्यू है इसको यहाँ पे पास करो एज़ अ पैरामीटर। जो रेडियस की वैल्यू पास होगी वो आर में जाके ऐसे स्टोर हो जाएगी, ठीक है? ये रेडियस की वैल्यू आर के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो भी वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे। तो ये भी मतलब आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एंटर द रेडियस ऑफ स्फीयर। मैं 5 एंटर करूँगा, देखो तभी भी आ रहा है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका, मतलब आप पैरामीटर कैसे पास करते हो फंक्शन के अंदर, ये हो गया। उसके बाद आप वैल्यू रिटर्न कैसे करते हो वो भी देख लेते हैं एक बार इसी के अंदर, ठीक है? आप वैल्यू रिटर्न कैसे करोगे फंक्शन के अंदर, वो भी देख लेते हैं। तो फंक्शन के अंदर अगर आपको वैल्यू रिटर्न, मतलब बोल रहा है कि अ, ये इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं है, जो प्रोग्राम अपना खत्म हो चुका है, मैं आपको थोड़ा फंक्शन समझा रहा हूँ। फंक्शन के जो और चीज़ें होती है, जैसे कि इसमें पैरामीटर कैसे पास किया जाता है, वैल्यू रिटर्न कैसे किया जाता है, वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको थोड़ा, ठीक है? तो सपोज़ यहाँ पे मैंने एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक है? एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये जो यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है, ये जो एरिया है ना, मुझे प्रिंट करना है यहाँ पे बाहर, मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करना है। सिर्फ़ यहाँ पे ये जो फंक्शन रहेगा ना, सिर्फ़ ये एरिया कैलकुलेट करेगा, ठीक है? सिर्फ़ ये एरिया कैलकुलेट करेगा, और ये एरिया कैलकुलेट करके क्या करेगा पता है? वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है? एरिया कैलकुलेट करके ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ये रिटर्न कैसे काम करता है? सेम लाइक जैसे आप अपने फ्रेंड को कुछ समझ लो ₹10 उधार दिया आपने।
ठीक है? अपने फ्रेंड को आपने 10 रुपया उधार दिया तो बाद में अपने आपका फ्रेंड उसको क्या करेगा? रिटर्न करेगा, राइट? वैसे यहाँ पे आप फंक्शन को कुछ वैल्यू देते हो और ये फंक्शन क्या करेगा? कुछ तो कुछ कैलकुलेशन करेगा और उसके बाद उसको रिटर्न करता है। ये जैसे आपने अपने फ्रेंड को 10% ब्याज पे रिटर्न पैसा दिया, तो आपका फ्रेंड उसको ब्याज समेत आपको लौटाएगा, राइट? वैसे ही आपने इसमें समझ पैसा दिया, ये फंक्शन भी क्या करेगा? आपको लौटाएगा, रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है? इसका देखो टाइप क्या है? एरिया का डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है। जब जो भी टाइप ये रिटर्न करता है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? फ्लोट। तो यहाँ पे जो वॉइड है ना, इसकी जगह पे फ्लोट लिखना पड़ेगा। जो भी चीज़ ये रिटर्न कर रहा है उसी टाइप का आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फ्लोट रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट लिख दो, ठीक है? रिटर्न टाइप में यहाँ पे फ्लोट लिख दो, इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इंटीजर लिख दो। अब देखो ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप जब आपको रिटर्न करेगा तो आप उसको लोगे ना कहीं तो स्टोर करोगे। तो ये जो एरिया स्पेयर क्या कर रहा है? वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न करेगा तो हम लोग क्या ये क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है? फ्लोट। तो हम लोग इसको फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है? हम लोग इसको क्या करेंगे? फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसके बाद इसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है? मैंने क्या एरिया स्फीयर क्या करेगा? ये इसमें हम लोगों ने रेडियस पास किया, रेडियस का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगा और ये कैलकुलेट होके ये एरिया को रिटर्न करेगा और रिटर्न करेगा तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जो लेकिन क्या रिटर्न कर रहा है? फ्लोट। तो हम लोग इसको फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करेंगे और ये फ्लोट जो वेरिएबल रहेगा, उसको वापस मतलब जो भी वैल्यू है एरिया, हम लोग उसको प्रिंट कर देंगे। दैट्स इट गाइस। ये भी मतलब ये थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा था। सर सी प्लस प्लस में सिखाओ, ये यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है। भाई सी प्लस में सिखाओ मतलब क्या होता है? सी प्लस प्लस यही है। टर्बो सी प्लस में से उल्टा कन्फ्यूज़न होता है। कुछ नहीं आता है तो बेसिक से बताओ। मैंने क्या बोला था तुमको? बेसिक ऑलरेडी मैंने लेक्चर लिया है, ठीक है? आपको क्या करना है? अगर नहीं आता तो पहले वो बेसिक वाला जाओ देखो, ठीक है? बेसिक नहीं आता तो पहले बेसिक वाला लेक्चर देखो, मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया है, प्लीज़ वहाँ पे जाके देखो। ये लेक्चर आप बाद में अटेंड करो, रिकॉर्डेड देखो इसका, ठीक है? अभी मत देखो चाहिए तो। ऑलरेडी मैं सब चीज़ें बेसिक से ही बता रहा हूँ इसमें भी, लेकिन अगर बेसिक नहीं आता तो उसमें भी जाके आप बेसिक से पहले देखो, फिर ये लेक्चर देखना। ऑलराइट। कोड का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं, कोड का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि सब कुछ सही रहेगा तभी मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस यूजिंग उप्स टेक्निक्स टू कंप्यूट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है जो कि 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर होता है। और लेकिन उप्स टेक्निक्स यानी कि उप्स टेक्निक यानी कि इसमें क्लासेस का यूज करना है। ठीक है? इसमें क्या यूज करना है? क्लास का। और यहाँ पे निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर यहाँ पे हम बना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डॉट सीपीपी। ठीक है? क्वेश्चन नंबर चलो क्वेश्चन नंबर 2 डॉट सीपीपी यहाँ पे आ गया। उसके बाद सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो यहाँ पे ले बोला है उप्स टेक्निक्स। उप्स टेक्निक्स में क्या होता है? उप्स मतलब बोल दिया तो यहाँ पे क्लासेस का यूज करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा हो सकता है, ठीक है? सर आपने ये क्वेश्चन कहाँ से सिलेक्ट किया? आप लोग लेट ज्वाइन कर रहे हो क्या? मैंने क्या बोला, ये प्रोग्राम 2018 से 2024 के जो पेपर आए थे उसमें से है, ठीक है? हैश इंक्लूड, ठीक है? यहाँ पे आपको जो बेसिक्स है वो बना लेने हैं यहाँ पे मेन। चलो, ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, ठीक है? इसके बाद अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, हमको सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है जो कि 2 पाई आर होता है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे? यूजिंग उप्स टेक्निक यानी कि क्लास बनाएंगे यहाँ पे। एक क्लास में बनाता हूँ, ठीक है? और एक क्लास का नाम दे देता हूँ मैं सर्कल। ठीक है? क्लास का नाम, क्लास कैसे बनाते हैं? पहले लिखते हैं क्लास कीवर्ड। क्लास बनाने का तरीका क्या है? क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर जो भी क्लास का नाम है वो लिख दोगे, फिर उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लिखोगे, फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे, तो ये पूरा क्लास का नाम बन गया। ठीक है? अब उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख दोगे, यहाँ पे आप पहले लिख दो पब्लिक, क्योंकि हर एक चीज़ जो पब्लिक में होगा, ठीक है, जो चीज़ें पब्लिक में होंगी
ऑलराइट? वो चीज़ें ही आप सर्कल के बाहर एक्सेस मतलब इस क्लास फंक्शन क्लास के बाहर एक्सेस करते हो। अगर जो चीज़ें पब्लिक मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखोगे तो वो सब चीज़ें किस में होंगी? प्राइवेट में होंगी। तो प्राइवेट चीज़ें आप जो क्लास है उसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। मैं यहाँ पब्लिक में एक वेरिएबल बनाता हूँ पहले और वेरिएबल का नाम लेता हूँ फ्लोट, आर मतलब रेडियस ले लेता हूँ, ठीक है? एक वेरिएबल मैंने बना दिया फ्लोट आर मतलब रेडियस। सर टर्बो सी प्लस में ट्राई करो ना बिकॉज़ बेसिक वाले वीडियो में वही किया। बेसिक वाले वीडियो में मैंने बनाया था क्योंकि देखो पहला पहला चीज़ तो मैं मैकबुक में पढ़ाता हूँ तो मैकबुक में टर्बो सी प्लस नहीं चलता है, ठीक है? दूसरी चीज़ मेरे को फिर विंडोज़ पूरा सेटअप करना पड़ेगा उसके लिए और दूसरी चीज़ कि आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि टर्बो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख के आओगे तो एग्ज़ाम में तो ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि टर्बो सी प्लस प्लस इसमें क्या फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ यहाँ पे हेडर फ़ाइल और मेन फ़ंक्शन में 2 चीज़ें लिखते हो क्लियर स्क्रीन और गेट ch बाकी सब कुछ चीज़ें सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे आपने लिख दिया फ्लोट आर और इसमें यार इसमें तो कितना अच्छे से सब कुछ हाइलाइट करके दे रहा है तो इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है? एग्जाम में वीएस का लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं यार, कुछ नहीं होता है, लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्लोट रेडियस बना दिया उसके बाद चलो अभी थोड़ा फटाफट जाएंगे क्योंकि आधा घंटा में हम लोगों ने सिर्फ एक प्रोग्राम किया है, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम 16 प्रोग्राम खत्म करने हैं। चलो तो फ्लोट मैंने यहाँ पे रेडियस बना दिया उसके बाद नेक्स्ट आगे जाते हैं। अभी हम लोग को एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक फ़ंक्शन बनाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे फ़ंक्शन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं वॉइड, फिर यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है मुझे, एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है? और कुछ भी मुझे यहाँ पे पैरामीटर मैंने यहाँ पे वॉइड लिखा, तो स्फीयर नहीं चाहिए, सर्कल चाहिए, राइट? यहाँ पे वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना है, फिर फ़ंक्शन का नाम, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर इसके बाद यहाँ पे नो वॉइस, क्या मज़ाक कर रहे हो? हेलो, हेलो, आ रहा है ना वॉइस यार क्या? हेलो, 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 हेलो। हेलो, हेलो, अभी आ रहा है क्या? देखो, अभी आ रहा है आवाज़? चलो, एरिया ऑफ यहाँ पे मैंने क्या लिखा? वॉइड यानी कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, फिर यहाँ पे एरिया मतलब एरिया सर्कल फंक्शन का नाम, इसके बाद यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पे जो रेडियस है उसमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट और यहाँ पे बोलेंगे एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है? बोलेंगे एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सी इन आर मतलब रेडियस में हम लोग वैल्यू ले लेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्लोट एरिया 3 पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्कल सॉरी एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या था यहाँ पे 2 पाई आर ओके सर्कमफ्रेंस निकालना है, एरिया नहीं निकालना है। ठीक है? सर्कमफ्रेंस निकालना है, राइट? सर्कमफ्रेंस यहाँ पे एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल लिया, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या निकालना था? पाई 2 पाई आर 2 पाई आर मतलब क्या होगा यहाँ पे? एरिया इज़ इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 इंटू आर, ठीक है? देखो यार अभी देखो बहुत लोगों को ऐसा डीमोटिवेशन होता है कि सर मुझे तो सी प्लस प्लस और कोडिंग समझ में नहीं आ रहा है, आप जो पढ़ा रहे हो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। देखो ऐसा हो सकता है, हर साल होता है बच्चों को क्योंकि नहीं आता क्योंकि देखो बाकी सब्जेक्ट जो है जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, तो आप कितने सालों से पढ़ रहे हो, राइट? 10th मतलब आप जो स्कूलिंग करते हो उसमें पूरा 10 साल कुछ ना कुछ केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स का रहता ही रहता है। प्लस आप 11-12 भी पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ही पढ़े हो, राइट? अब ये जो चीज़ें आप कितनी बार पढ़े हो? इतने सालों में 12 साल से स्कूल जा रहे हो, 12-15 साल से, ये जो प्रोग्रामिंग आपने कितने साल किया है? 1 भी साल नहीं किया है।
अब आप सोचोगे कि जो चीज़ मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ी नहीं है, वो मैं 1 दिन में पूरा करके मतलब 1 दिन में प्रोग्रामिंग सीख जाऊँगा, 1 दिन में सी प्लस प्लस, एचटीएमएल सब कुछ कैसे सीखूँ? नहीं हो सकता, ठीक है? तो स ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना है कि सर मुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप जो पढ़ा रहे हो समझ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने 15-20 जो भी आपके एज होगी, इतने सालों में कभी आपने ये प्रोग्रामिंग की ही नहीं तो कैसे समझेगा? आप समझो कि फिज़िक्स आप सिर्फ़ है ना 12वीं में से फिज़िक्स आपके जब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ोगे तो आपको समझेगा क्या? नहीं समझेगा, कुछ दिमाग में नहीं जाएगा, ठीक है? इसलिए आपको देखो सीएस के लिए काफ़ी गैप मिलता है ताकि आप लोग रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ो, ठीक है? रोज़ उसमें कुछ सीखो, तो ही आपको समझ में आएगा। ऑलराइट? तो डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको तो लगे रहो, करते रहो तो हो जाएगा और एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, डीमोटिवेट मत हो, ठीक है? और ये सब जो चीज़ें जैसे सी प्लस प्लस का जो सिलेबस है यार वो पूरा ये तो आपका सी प्लस प्लस एक चैप्टर है ना, ये जो आपका है, ये पूरा एक बुक होता है। तो इंजीनियरिंग करोगे या फिर बीएससी आईटी जो भी आईटी के सब्जेक्ट्स होते हैं, आईटी में जाओगे तो वहाँ पे एक पूरा वहाँ पे एक पूरा सब्जेक्ट है सी प्लस प्लस और जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़े वो सारा कुछ उसके अंदर है। आप तो समझ लो एडवांस लेवल की चीज़ पढ़ रहे हो सी प्लस प्लस जो बीटेक वाले करते हैं। तो डीमोटिवेट मत हो, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर एरिया निकाल लिया, अब इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे सी आउट लिख देंगे, एरिया ऑफ सर्कल हो गया। अब इसको रन करेंगे तो आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्यों? सेम रीज़न है कि हम लोगों ने ये सर्कल जो बनाया है, क्लास ये मेन फंक्शन के बाहर बनाया है और जो भी चीज़ें आप मेन फंक्शन के बाहर बनाते हो, वो रन नहीं होती है जब तक उसको आप कॉल नहीं करते हो। अब क्लास को आप कैसे क्लास के इस फंक्शन को कैसे कॉल करोगे? तो क्लास के इस फंक्शन को कॉल करने के लिए पहले जो क्लास का नाम है, वो कॉपी कर लो, ठीक है? सर्कल नाम है, उससे हम लोग को बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, जो क्लास का नाम है उससे हम लोग को बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसका क्लास के नेम से मैं बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे वेरिएबल का नाम देते हो, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओबीजे, ठीक है? और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप इसके वेरिएबल और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। इसका फंक्शन मुझे चाहिए राइट? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैसे एक्सेस करूँगा? तो यहाँ पे लिखूँगा ओबीजे, ये जो ऑब्जेक्ट है राइट? लिखूँगा ओबीजे डॉट ऑलराइट क्या लिखोगे? ओबीजे डॉट उसके बाद ये फंक्शन का नाम। के बाद ओपनिंग जैसे नॉर्मली फंक्शन कॉल करते हैं वैसे ही करना है सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट क्योंकि ये जो फंक्शन है किसके अंदर है क्लास के अंदर है तो किसी भी क्लास के अंदर जो वेरिएबल फंक्शन होता है उसको एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं उसके बाद हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो आगे एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल तो यहाँ पे 10 डालता हूँ मैं और यहाँ पे देखो एरिया ऑफ सर्कल नहीं निकालना था अपने को सरकमफ्रेंस निकालना था सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज चलो आ गया ठीक है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और 3.14 रहेगा यहाँ पे 4.14 है ठीक है चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है राइट अ सी प्लस प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर इन एन एरे एंड फाइंड द सम एंड एवरेज ठीक है राइट अ सी प्लस प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर इन एन एरे एंड फाइंड द सम एंड एवरेज यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो 10 इंटीजर वैल्यू 10 इंटीजर वैल्यू लेना है एरे के अंदर अब एरे कैसे बनाते हैं तो वो देखना पड़ेगा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.cp ठीक है अब एरे कैसे बनाते हैं तो यहाँ पे पहले बेसिक प्रोग्रामिंग लिख लेते हैं अपना हैश इंक्लूड यहाँ पे लिख दो आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट 0 ठीक है अब एरे कैसे बनाते हैं पहले वो समझना पड़ेगा यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि फंक्शन विंक्शन यूज करना है डायरेक्टली आप कर सकते हो सर सिर्फ ये क्वेश्चन करे तो चलेगा क्या यस यस इतना कर लिया तो देखो 5 साल का आपका पीवाईक्यूज पूरा कवर किया मैंने इतना कर लिया तो इसमें से कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है 4 क्वेश्चन आता है उसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है हर साल कुछ ना कुछ उसमें नया डाल देते हैं एक्चुअली सी प्लस का प्रोग्राम जल्दी रिपीट मतलब जनरली नहीं होता है एग्जैक्टली रिपीट नहीं होता है कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा डाल देते हैं बट एक क्वेश्चन फंसता है जरूर आपको एक ही क्वेश्चन करना है 4 में से ठीक है चलो मेन यहाँ पे पहले देखो एरे क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा एरे मतलब मुझे क्या करना है 10 नंबर एक साथ स्टोर करना है एक वैल्यू के अंदर लेकिन हम लोग ने पढ़ा है कि जैसे कि एक मैं इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ इसका नाम देता हूँ मैं नम लेकिन जो इंटीजर वेरिएबल होता है ना इसके अंदर आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो मुझे क्या करना है 10 वैल्यू स्टोर करनी है लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है इंटीजर जो वेरिएबल होता है इसके अंदर आप एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल मुझे आपके क्लास का जैसे कि 100 स्टूडेंट है
आपके जो 100 स्टूडेंट है सबका मुझे रोल नंबर स्टोर करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? ऐसे 100 रोल नंबर, जैसे रोल नंबर यहाँ पे 1 हो गया, तो रोल नंबर 1 स्टोर करना है, तो मुझे रोल नंबर 1 का वैल्यू स्टोर करना है, तो मुझे यहाँ पे ऐसे सपोज़ 101 आपका रोल नंबर है। तो रोल नंबर 2 स्टोर करना है, तो मुझे यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, रोल नंबर 3 स्टोर करना है, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ। मुझे ऐसे 100 स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करना है, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे 100 रोल नंबर वाले वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, राइट? तो ये क्या है? गधा मज़दूरी का काम है। तो इससे बचने के लिए हमारे पास क्या है? स्मार्ट वर्क करने के लिए एक का चीज़ है, क्या है? एरे। एरे में आप क्या कर सकते हो? देखो जो ये नॉर्मल वेरिएबल होता है, इसमें एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मैं क्या करूँगा? ऐसे देखो, रोल नंबर, इसके बाद यहाँ पे इज़ इक्वल टू, ऐसे आपको क्या करना है? देखो ऐसे ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। जो भी वेरिएबल है उसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, फिर इक्वल टू आपको जितनी भी वैल्यू स्टोर करनी है आप ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाओ, इसके अंदर आप कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है? आपको जितनी वैल्यू स्टोर करनी है उतनी वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। देख रहे हो मैंने क्या किया? यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल के अंदर, सिंगल वेरिएबल के अंदर, सिंगल रोल नंबर वेरिएबल के अंदर मल्टीपल, मतलब 15 वैल्यू स्टोर किया है। ऑलराइट? तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 15 वैल्यू स्टोर किया। अब ये वैल्यूज़ को मुझे अगर प्रिंट करना है, अगर ये वैल्यूज़ को प्रिंट करना है रोल नंबर, तो इसमें क्या होता है? इंडेक्स नंबर होता है ना? हर एक वैल्यू का एक क्या होता है? इंडेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मुझे 1 प्रिंट करना है, तो ये प्रिंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर सी आउट कर दो, ठीक है? सर आप बोलोगे सी आउट कर दो ऐसे, चलो सी आउट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो सी आउट करोगे तो एक एक अजीब-सा नंबर प्रिंट हो रहा है, हेक्साडेसिमल नंबर। ऑलराइट? एक अजीब-सा यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर प्रिंट हो रहा है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर क्यों प्रिंट हो रहा है? आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे आपने रोल नंबर में ये वैल्यू स्टोर किया तो ये प्रिंट होना चाहिए। तो यस, यहाँ पे देखो मल्टीपल वैल्यूज़ है, राइट? मल्टीपल वैल्यूज़ है, इसलिए यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर, यानी कि जब आप ये इसको क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। ये कौन-सा एरे? इंटीजर एरे, मतलब इसके अंदर आपने इंटीजर वैल्यू स्टोर किया है। जब आप ये वेरिएबल से प्रिंट करोगे तो ये इसका एड्रेस प्रिंट करेगा, कि ये वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है उसका एड्रेस प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आपको पहली वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे क्या होता है? हर एक नंबर का इंडेक्स नंबर होता है। हर एक वैल्यू का यहाँ पे क्या होता है? इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है? यहाँ पे सबका क्या होता है? एक इंडेक्स नंबर होता है। वो, और इंडेक्स नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। देखो हर एक जो नंबर है ना यहाँ पे, उसका हर एक इंडेक्स नंबर है। जैसे 1 का यहाँ पे 0 है, 2 का 1 है, 3 का 1 है। हर एक का एक इंडेक्स नंबर होता है। और मुझे अगर सपोज़ यहाँ पे 1 प्रिंट करना है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे। रोल नंबर जो वेरिएबल का नाम है, ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पे 0 लिखना है। ठीक है? तो ये क्या प्रिंट करेगा देखो, तो ये 0 पे क्या है? 1 है, तो ये 0 1 प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखो 1 प्रिंट करा है। अगर मुझे 2 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे, तो ऐसे मतलब सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पे एंडल लगा देते हैं। यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर का यूज़ करके 0, 1, 2, 3 इंडेक्स नंबर का यूज़ करके मैं सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर सकता हूँ। दिख रहा है 1, 2, 3, 4 ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। अब एक ही लाइन में प्रिंट हो रही है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है 1234 है। इसमें अगर मुझे अलग-अलग लाइन में इसको प्रिंट करना है, तो सिंगल-सिंगल लाइन में, तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंडल। ठीक है? ऐसे मैं एंडल लगा सकता हूँ। एंडल मतलब क्या होता है? लाइन एंड, मतलब एंटर। एंडल मतलब क्या होता है? एंटर मार के दूसरे लाइन में चले जाता है। एंडल लगाओ या फिर आप यहाँ पे स्लैश एन लगाओ, वो भी दोनों कर सकते हो। ठीक है? ऑलराइट? तो यहाँ पे देखोगे तो हम लोग ने एंडल लगा दिया, या फिर यहाँ पे आप ऐसे स्लैश एन भी लगा सकते हो। ऐसे स्लैश एन भी लगाओगे तो भी चलता है। तो एंडल मेरे हिसाब से ईज़ी रहता है, वो भूलते नहीं। एंडल से न्यू लाइन में आ जाएगा। लेकिन हम लोग जनरली ऐसे यूज़ नहीं करते, इसको हम लोग यूज़ करते हैं लूप के थ्रू। ठीक है? जनरली इसको कैसे यूज़ करते हैं? लूप, और लूप मैंने बेसिक्स में कवर किया, तो मैं यहाँ पे वापस नहीं बताऊँगा। तो जनरली इसको अगर आपको सारी वैल्यूज़ एक साथ प्रिंट करनी है, तो एक-एक करके प्रिंट नहीं करोगे, राइट? अगर ये तो अभी यहाँ पे 15 नंबर है, 100-200 नंबर होंगे तो क्या होंगे? ये चैट में क्या चल रहा है? सबको ब्लॉक कर दूँगा मैं। ऑलराइट? तो
अभी यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे एक-एक नंबर ऐसे प्रिंट नहीं कर रहा, ये तो 15 ही नंबर है, ऐसे 100-200 नंबर होंगे तो ऐसे बार-बार आप सी आउट करते जाओगे, ठीक है? वो भी गधा मज़दूरी का काम है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे लूप, ठीक है? लूप के लिए यहाँ पे पहले देखो, लूप हमारा हम लोग फॉर लूप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर लूप में, ठीक है? फॉर लूप में पहले लूप में क्या पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट होने वाला लूप। मेरा लूप है ना, यहाँ पे देखोगे तो इंडेक्स नंबर जहाँ से स्टार्ट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा। तो मेरा लूप यहाँ पे देखो, हमेशा जो होता है इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका इंडेक्स नंबर 0 है, तो हम लूप का जो इनिशियल वैल्यू लेंगे i इज़ इक्वल टू 0 लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लूप कहाँ तक चलाना है, तो ये मेरे कितने नंबर से यहाँ पे देखो लूप में 14 नंबर तक है, 0 से लेके 14 तक है, राइट? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा i का जो वैल्यू होना चाहिए शुड बी लेस देन, कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, तभी तो 14 तक चलेगा, राइट? क्योंकि लास्ट इंडेक्स वैल्यू की जो होती है वैल्यू होती है वो एक कम होती है। 0 से लेके 14 यानी कि i शुड बी लेस देन 15, या फिर आप लिख सकते हो i शुड बी लेस देन और इक्वल टू 14, ऐसे भी लिख सकते हो। फिर i प्लस प्लस करोगे, है ना? उसके बाद सारी वैल्यूज को आप प्रिंट कर सकते हो ऐसे। सी आउट रोल नंबर, और रोल नंबर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे, 0 1 2 3, इसकी जगह पे आई लिख देंगे। आई क्या करेगा, बेसिकली आई मतलब इंडेक्स का काम करेगा। तो पहले इंडेक्स नंबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, फिर यहाँ पे 0 वाला प्रिंट होगा, फिर 1 होगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा, 2 वाला प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज प्रिंट हो गए, रोल नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे 15 तक सारी वैल्यूज प्रिंट। तो ये आपका हो गया बेसिक एरे का, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं ये प्रोग्राम। यहाँ पे क्या करना था अपने को, 10 इंटीजर वैल्यू लेना था, तो 10 इंटीजर वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सपोज इसका नाम देता हूँ मैं ARR, एरे एरे देता हूँ, और 10 इंटीजर वैल्यू जो है यूजर से नहीं बोला है, तो मैं यहीं से यहीं ले लेता हूँ, सिर्फ 10 लेना, राइट? चलो 10 नंबर मैंने ले लिया इंटीजर वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट 10 इंटीजर इन एन एरे, इसमें बोल रहा है एक्सेप्ट करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेप्ट करना है 10 इंटीजर एरे। सर लूप में अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं क्या, लाइक फॉर और वाइल? यस यस, लूप लूप अपनी मर्जी से, जो भी फॉर लिखना है या वाइल लिखना है अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे 10 इंटीजर वैल्यू अपने को यूजर से लेना है, तो यूजर से वैल्यूज कैसे लोगे, यहाँ पे देखो ये तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, मतलब मैंने खुद से स्टैटिक वैल्यू डाल दी, मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे पूरा यूजर से लेना है। तो यूजर से वैल्यूज कैसे ली जाती है एरे में, तो पहले आप अगर यूजर से वैल्यू लेना है तो आपको इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे एरे, फिर कितनी वैल्यू लेनी है तो 10, तो यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट ARR, इसमें कितनी वैल्यू आपको स्टोर करनी है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दो। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज करना है फॉर लूप, सेम फॉर लूप यूज करते हैं हम लोग। चलो फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ तक चलाना है लूप को, 10 तक, यहाँ पे 10 स्टार्ट होगा 0 से लेके 10 तक। और मुझे क्या चाहिए, यूजर से वैल्यू चाहिए। पहले यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट और एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, कितने एलिमेंट एंटर करने हैं मुझे, 10, तो यहाँ पे लिखेंगे सी इन, ठीक है। ऐसे ऐसे करके फिर इसके बाद मैं यूजर से वैल्यू कैसे लूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ARR, मतलब ये एरे, और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे आई, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, हर बार देखो ये लूप चलेगा कितनी बार, 10 बार, और ये 10 बार आपको बोलेगा कि वैल्यूज एंटर करो, और वैल्यूज कहाँ पे स्टोर करेगा, पहले इंडेक्स एरे के इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर करेगा, फिर एरे के इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर करेगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, ऐसे स्टोर करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, मैं यहाँ पे 10 की जगह पे थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि पता है ना 10 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। चलो पहली बार देख लेते हैं, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे देखो 10 वैल्यूज मैंने एंटर कर दिया, लेकिन आगे मैंने कुछ किया नहीं, तो ये प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहा है, आगे जा नहीं रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये आई थिंक 11 वैल्यू ले रहा है। ओके 11, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 टू 10 नहीं जाएगा, राइट? ये जाएगा 9 तक, 0 टू 9 10 वैल्यूज होंगी, या फिर आप ऐसे लिखो आई शुड बी लेस देन 10, दोनों कंडीशन लिख सकते हो। ऑलराइट, मैं यहाँ पे 5 ही लेता हूँ फिलहाल, तो क्योंकि बार बार 10 वैल्यूज एंटर कौन करेगा, है ना? आप यहाँ पे 10 ले सकते हो। चलो, तो उसके बाद हमको 10 इंटीजर वैल्यू है, उसका सम निकालना है और उसका एवरेज निकालना है। सम निकाल के उसका एवरेज निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, तो ये जो वैल्यूज हम लोग एंटर कर रहे हैं उसका सम कैसे निकालेंगे, पहले सारी वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे, यूजर से ले लिया, उसके बाद उसका सम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक और फॉर लूप ले लेंगे, और यहाँ पे एक सम नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ, इंट सम इज इक्वल टू 0। इसके अंदर मैं जो भी सम मतलब एडिशन करूंगा वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर करूंगा। तो सम कैसे निकालेंगे पता है,
बेसिकली यहाँ पे सम निकालने के लिए मैं यहाँ पे वन नोट स्टोर, तो यहाँ पे देखो सम कैसे निकालेंगे, तो सम बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया है, सम इक्वल टू 0। मेरा जो एरे है राइट, एरे में मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूंगा सम इज इक्वल टू सम प्लस जो एरे है उसका पहला वैल्यू, ठीक है, उसके बाद इसका जो भी एडिशन आएगा वो सम में स्टोर होएगा, फिर उसके बाद वापस से करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी मेरा एरे है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सम इक्वल टू सम प्लस जो भी मेरा एरे है का तीसरा जो वैल्यू है, तीसरा मतलब सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, तो ऐसे करके हम लोग सम करने वाले, ठीक है। मतलब हम लोग एरे की पहली वैल्यू को सम में स्टोर ऐड करेंगे, उसको सब में स्टोर कर देंगे, एरे की दूसरी वैल्यू को सब में ऐड करेंगे, सब में स्टोर करेंगे, एरे की तीसरी वैल्यू को सब में ऐड करेंगे, सब में स्टोर कर देंगे। तो ऐसे ही हम इसको क्या करेंगे, एडिशन करते जाएंगे और सब में स्टोर करते जाएंगे, लेकिन कितनी बार, जितनी वैल्यू है उतनी बार, ठीक है। सम इज इक्वल टू 0 क्यों किया, क्योंकि सम निकालना, राइट, सम मतलब हम लोग को एडिशन करना है, तो एडिशन में स्टार्टिंग वैल्यू मैंने मान लिया कि 0 है और बाद में सबकी वैल्यू जो जो हम एरे की पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू ऐड करते जाएंगे, तो क्या होगा, वो जो सम वेरिएबल है उसके अंदर वो जो ऐड करते जाएंगे वो स्टोर करते जाएंगे। इसके अंदर 1 तो नहीं ले सकते, राइट, कि 1 1 क्यों लेंगे, राइट, सम में 1 क्यों ऐड करेंगे, इसलिए इनिशियल वैल्यू मैंने 0 लिया, इनिशियलाइज करने के लिए सम की वैल्यू 0 लिया है, ठीक है। यहाँ पे सम की वैल्यू इसलिए 0 लिया है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फॉर वापस से लूप लगाएंगे, क्योंकि एरे के मुझे पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, पांचवी, मतलब 10 वैल्यू का एडिशन करना है, पूरे 10 वैल्यू का एडिशन करना है, तो इसलिए मैं वो वापस से लूप लगाऊंगा, क्योंकि ये स्टेप मैं बार बार लिख नहीं सकता, क्योंकि मैं गधा मजदूरी तो नहीं करने वाला हूँ, स्मार्ट वर्क करने वाला हूँ, राइट। और स्मार्ट वर्क में आपको पता है कि हम जो चीजें रिपीट होती है उसको कहाँ डाल देते हैं, लूप में डाल देते हैं, राइट। सेम लूप यहाँ पे, ये सेम लूप आप कॉपी कर लोगे, क्योंकि हमको सेम ही यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम उसको क्या करना है, एडिशन करना है। यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस ये जो एरे है उसका जो इंडेक्स है 0 1 2 वो चेंज होने वाला है किसके थ्रू, आई के थ्रू, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आई। ऑलराइट, तो ये हो गया। सर प्रैक्टिस टर्बो सी प्लस में कर सकते हैं क्या, कर सकते हो, ठीक है, टर्बो सी प्लस में प्रैक्टिस कर, सेम चीज आपको लिखना है, सिर्फ जो चीजें बताई वही डिफरेंट है। ऑलराइट, तो ये सम निकल गया अपना सम, तो इसको देखते हैं हम लोग, प्रिंट करके देखते हैं कि सम आया क्या, ठीक है। इसको प्रिंट करते हैं, जो सम वेरिएबल है उसको हम लोग सम इज इक्वल टू लिखते हैं सम, है ना, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं एंड एल मतलब एंड लाइन। चलो, तो रन करते हैं, और यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, ओके, कुछ क्या गड़बड़ है। यहाँ पे बोल रहा है एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 10 20 30 40 एंड 50, मैंने 5 ही यहाँ पे साइज लिया, 10 का साइज नहीं लिया, तो देखो सम आ गया 150 बराबर, सबका सम निकाला इसने 150, लेकिन सम निकाल के मुझे क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, ठीक है, सम निकाल के मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज किसी चीज का कैसे निकालते हैं, उसी को उतने नंबर से, जैसे 10 नंबर्स है तो 10 नंबर का सम निकाल के 10 से डिवाइड कर दो, तो वो उसका एवरेज हो गया, राइट। आई थिंक इतने तो स्मार्ट हो तुम लोग, 12वीं में पढ़ रहे, राइट। एवरेज क्या होगा, सम डिवाइड बाई जितना नंबर है, यहाँ पे 5 है तो 5, अगर 10 नंबर लेता तो 10 आएगा, यहाँ पे 10 0 ले लिया मैंने, ऐसे करते, क्लियर स्क्रीन एंड रन अगेन, एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, फिर 10 20 30 40 50 एंड द सम इज इक्वल टू 150 आया, और एवरेज यहाँ पे 30 आया है। ओके, यहाँ पे एवरेज, यहाँ पे एंडल नहीं डालना, देखो दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, दो तो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखो, जहाँ पे भी सी आउट कर रहे हो वहाँ पे एंडल डाल दो, ठीक है। एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, और यहाँ पे देखो सम और एवरेज आ गया। गेम बना के दिखाओ, अच्छा जी, गेम बना के दिखाया तुमको, पहले तुम मुझे एक प्रोग्राम लिख के दिखाओ, तो मैं तुमको गेम बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस
टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर इन एरे फ्रॉम कीबोर्ड एंड फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे। गेम बनाना बहुत बड़ी काम नहीं है। अभी देखो पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी आती है, पाई गेम और बहुत सारी लाइब्रेरी आती है, तो गेम आराम से बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दूसरा चैनल है कोड एंड फन, पता है ना? उसमें हम लोग करेंगे आगे, पाइथन का मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है। क्या उसके अंदर हम लोग गेम भी बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने पाइथन का पूरा एक मतलब पूरा पाइथन मैंने बेसिक से सिखाया हुआ है। उसके बाद अभी उसमें और एडवांस प्रोजेक्ट्स एंड ऑल आने वाले हैं, तो गेम भी आएगा उसमें। सर आपका ऑफिस पुणे में है एक ना? मेरा ऑफिस मेरे घर पे है, यही मेरा ऑफिस है। ठीक है, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, रिमोटली, जिसको रिमोट जॉब बोलते हैं। मेरा ऑफिस जो है यूएस में है, यूएस तो जा नहीं सकता, राइट? तो इधर से करता हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम। सर इसका पीडीएफ दोगे क्या? यस यस, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। ऑलराइट, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। सर आप वीएस कोड कैसे यूज़ करते हो, पे वीडियो बना के दिखाओ। उस पे मैंने ऑलरेडी, देखो यूट्यूब पे मेरा एक सी प्लस प्लस का पूरा प्लेलिस्ट है। ठीक है, यूट्यूब पे मेरा एक सी प्लस प्लस का पूरा एक प्लेलिस्ट है। अगर उस पे जाओगे ना, आपको पूरा बेसिक से मैंने वहाँ पे सी प्लस प्लस सिखाया है। ऑलराइट, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक भेजता हूँ। तो वहाँ पे मैंने वीएस कोड कैसे यूज़ करते हैं वो सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। बहुत मतलब बहुत पहले बनाया था प्लेलिस्ट, तब जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो वो प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था। तो ये लिंक भेज। सर आपको कितना पैकेज है? ऐसे देखो, किसी लड़की का, लड़की को उसकी उम्र नहीं पूछते हैं जैसे, वैसे किसी लड़के से उसकी सैलरी नहीं पूछते। चलो क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर इन एरे फ्रॉम कीबोर्ड एंड फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे। ठीक है, लास्ट ईयर ये प्रोग्राम लास्ट ईयर आया था। इसमें आपको लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट दोनों वैसे बोल सकता है। ठीक है, तो दोनों करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डॉट सीपीपी। ऑलराइट, चलो यहाँ पे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। कौन से कॉलेज से पास आउट हो? मैं ठाकुर कॉलेज से पास आउट हुआ, इधर ही कांदीवली में जो कॉलेज है। तो यहाँ पे देखो 10 इंटीजर एरे अपने को लेना है यूजर से। तो कैसे लेंगे 10 इंटीजर एरे? तो आपको पता है, यहाँ पे आप यहाँ पे एक एरे बना दो, इंट ARR, और 10 नंबर्स हम लोग को यूजर से लेना है। तो यहाँ पे 10 लिख दो, है ना? ARR 10 इसका साइज ले लो। उसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे सी इन, पहले सी आउट लिख देते हैं, जिससे यूजर को पता करे कि क्या एंटर करना है। तो यहाँ पे लिख दो एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, यहाँ पे एंडर लगा दो। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर लूप लेंगे, सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है, राइट? इंट आई, ये सेम चीज़ मैंने लिखा है जो लास्ट प्रोग्राम में किया था। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन 10, आई प्लस प्लस सी इन ARR आई। ठीक है, वहाँ तो मिथिलेश सर पढ़ाते हैं ना, तो मैं मिथिलेश सर से पढ़ा हूँ। मिथिलेश सर मेरे सर थे। ठीक है, मिथिलेश सर ने मेरे को ही पढ़ाया है। मिथिलेश सर मेरे को आई थिंक 11-12 में ही पढ़ाए हैं, और BSc IT में वहाँ पे कर रहा था ठाकुर में, तभी पढ़ाया उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है भाई साहब? यहाँ पे हम लोग निकालना है कि फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ एरे। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, यूजर को बोल दिया कि आप 10 एलिमेंट एंटर करो। यहाँ पे सी इन के थ्रू हम लोग ने यूजर से 10 एलिमेंट ले लिया है। अब लार्जेस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे इसमें से? तो लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने का फंडा क्या होता है? देखो सिंपल सा फंडा होता है। ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने का फंडा क्या होता है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरे बनाता हूँ। एरे मैं बना रहा हूँ, इसमें सपोज 5 नंबर्स लूँगा, और यहाँ पे मैं सपोज ले लेता हूँ 5, इसके बाद यहाँ पे 9, फिर इसके बाद 1, इसमें
इसके बाद यहाँ पे 0। ऑलराइट, तो ये मेरा एरे का एलिमेंट है। इसमें लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो एक लार्जेस्ट, मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ लार्जेस्ट की जगह पे वेरिएबल का नाम लिखता हूँ लार्ज। मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू जो रहेगी, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी मैं मान लेता हूँ कि जो एरे का 0 1 2 3 4 ये सब क्या इंडेक्स नंबर है, राइट। तो एरे में जो लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी मैं मान लेता हूँ कि ये जो पहला नंबर है, हो सकता है पहला नंबर लार्जेस्ट नहीं है, लेकिन मैं मान लूंगा कि जो पहला नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लार्जेस्ट नंबर है, तो ये मैं मान लूंगा, कैसे मान लूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा ARR और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0, मतलब एरे जो 0 मतलब एरे के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मैं मान लूंगा कि ये जो लार्जेस्ट नंबर है। ऑलराइट, उसके बाद ये मैंने मान लिया कि लार्जेस्ट नंबर, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। उसके बाद कैसे हम लोग निकालेंगे कि लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसके बाद हम यहाँ पे एक्चुअली लूप लगाने वाले हैं, लेकिन लूप में कैसे लॉजिक इंप्लीमेंट होगा वो बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे इफ मेरा जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना, जो लार्जेस्ट वैल्यू है हम उसको कंपेयर करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, पहली है, उसको कंपेयर करेंगे दूसरी वैल्यू से। जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे एरे के पहले वैल्यू से, मतलब दूसरी वैल्यू से एक्चुअली। एक लार्जेस्ट वैल्यू क्या है मेरी, ये लेस देन है, ठीक है, ये लेस देन चेक करेंगे, क्या मेरी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो छोटी है मेरी एरे के फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू से, क्या 9, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरे का ये जो ये वाला एलिमेंट है ये इससे कंपेयर किया क्या कंपेयर करें, अभी लार्जेस्ट वैल्यू है उसका वैल्यू कितना है, 5 है ना, और ARR1 पे क्या वैल्यू है, 9 है, तो ये दोनों कंपेयर होंगे। तो क्या 5 जो 5 है ये 9 से छोटा है, यस, तो मतलब क्या हो गया, ये लार्जेस्ट वैल्यू नहीं है, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, 9 को लार्जेस्ट वैल्यू में स्टोर कर देंगे, लार्जेस्ट वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तो जो लार्ज वेरिएबल है उसके अंदर ये जो ARR1 की वैल्यू है, क्योंकि ये बड़ी है इसलिए इसकी वैल्यू हम लोग स्टोर कर देंगे इसके अंदर, समझे। ऑलराइट, उसके बाद ये हो गया। अब उसके बाद वापस से ये तो पहले वैल्यू का, ऐसे हमको क्या करना है, हर एक वैल्यू को कंपेयर करना है, इसको 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 सबके पास जाके कंपैरिजन करना है। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाएंगे कि क्या जो ये मेरा अभी जो लार्जेस्ट वैल्यू है क्या ये छोटी है मेरे एरे के सेकंड ना 1 2 थर्ड एलिमेंट से। तो मतलब थर्ड एलिमेंट मतलब कौन सा होगा, ये सेकंड इंडेक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। सेकंड इंडेक्स की वैल्यू से क्या मेरा जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो छोटी है, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, और लार्जेस्ट वैल्यू की यहाँ पे क्या वैल्यू है, 9 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी क्या है, 9 है, तो क्या 9 छोटा है 1 से, नहीं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, क्या मेरी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो छोटी है एरे के इंडेक्स थर्ड एलिमेंट से, तो एरे के इंडेक्स का थर्ड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जाएगा क्या 9 इज लेस देन 2, नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, क्या जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लेस देन है एरे के फोर्थ एलिमेंट से, फोर्थ एलिमेंट क्या मतलब फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, तो क्या 9 इज लेस देन 0, नहीं, राइट। तो यहाँ पे पूरा हर एक एलिमेंट को हम लोग ने कंपेयर कर लिया। अब कंपेयर करने के बाद हमारे जो लार्ज वेरिएबल है उसके अंदर क्या लास्ट में एंड में क्या वैल्यू बचा है, 9, यानी कि हमारा लार्जेस्ट वैल्यू देखो इसमें से कौन सा है, 9 है, तो परफेक्टली जो लार्ज वेरिएबल है उसके अंदर ही स्टोर हो जाएगा। तो यही अपने को फंडा अपनाना है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बार बार देखोगे तो इफ कंडीशन लगा रहे कंपेयर कर रहे हैं, इफ कंडीशन लगा रहे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लार्ज वैल्यू में हम क्या करेंगे, वो जो वैल्यू बड़ी है वो स्टोर कर देंगे। तो बार बार यहाँ पे देखो इफ कंडीशन लगाएंगे तो इसको हम लोग बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको हम लोग लूप में डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे लार्जेस्ट का इंटीजर वैल्यू, इसको इंटीजर वेरिएबल लार्जेस्ट इज इक्वल टू, हम मान लेंगे कि जो मेरी पहली वैल्यू है एरे की जो पहली वैल्यू रहेगी, ठीक है, एरे की जो पहली वैल्यू रहेगी यानी कि 0 एलिमेंट में जो वैल्यू रहेगी वो लार्जेस्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप, फॉर ये जो लूप लगाया ना सेम लूप उठा लेते हैं यहाँ पे, और ये लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, ये लूप 0 से स्टार्ट नहीं होगा, लूप कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, क्योंकि जो 0 वाले वैल्यू है ऑलरेडी मैंने लार्जेस्ट पे स्टोर कर दी है। 0 स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ये वाला कंडीशन लगा देंगे, ये जो था ना कि इफ मेरा जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो लेस देन है एरे के जो भी इंडेक्स नंबर करंटली है उससे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें
ये वाली वैल्यू स्टोर कर देंगे, दैट्स इट। यही करना है अपने को, ठीक है। अगर मेरा लार्जेस्ट वैल्यू जो है एरे के इंडेक्स वैल्यू से छोटी रहेगी तो हम इस ये जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको लार्जेस्ट में डाल देंगे, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, इसको प्रिंट कर देना है। जो लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे क्या रहेगा, जो लार्जेस्ट वेरिएबल उसके अंदर जो भी स्टोर रहेगा। इसको रन करते हैं और 10 वैल्यू इसमें एंटर कर देते हैं। पहले मैं इसमें एंटर करता हूँ 0, 5, रैंडमली कुछ भी एंटर करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 99 है, ठीक है। सब में से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 99, और यहाँ पे आ रहा है 99। दैट्स इट, इतना इजी क्वेश्चन है, राइट। और इसमें स्मॉलेस्ट पूछ लिया तो, अगर आपको स्मॉलेस्ट पूछा तो आप क्या करोगे, तो स्मॉलेस्ट पूछा तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू चेक कर रहे थे, इसी कंडीशन को सिर्फ उल्टा कर देना है इसे। अगर मेरे जो यहाँ पे इसका वेरिएबल का नाम आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट कर देना है, ठीक है। मान लेंगे कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 0 पे है, और ये कंडीशन सिर्फ ना यहाँ पे अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू बड़ी रहेगी एआरआर से तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें स्टोर करना है, बस। यहाँ पे आपको यही करना है, सिर्फ ये कंडीशन चेंज करना है, दैट्स इट। बाकी तो वेरिएबल का नाम चेंज किया है, ऑलराइट। स्मॉलेस्ट पूछा तो आपको सिर्फ यहाँ पे कंडीशन चेंज करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नंबर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। सर आपने एमएसटीसी दिया दिया है क्या, सर आपने एमएसटी सीटी दिया है क्या? मैंने सीटी दिया था और मेरे नंबर मत पूछना, बहुत गंदे थे। मतलब क्या ही बताऊं, जितनी बुरी हालत आपकी सीएस में है उतनी बुरी हालत मेरी सीटी में थी। हमारे टाइम में तो कैसा, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए मतलब थोड़े नंबर तो आए थे, बट मैं तो फॉर्म ही नहीं भर पाया था। इंजीनियरिंग का फॉर्म ही नहीं भरने दिया था मेरे को, क्योंकि उस समय डोमिसाइल मांगते थे। महाराष्ट्र में रहने का उस समय 10 साल का मेरा मतलब, मेरे पास डोमिसाइल नहीं, मेरा डोमिसाइल बना ही नहीं एक्चुअली, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई किया, डोमिसाइल नहीं बना, तो उस समय डोमिसाइल वाला फंडा था। तो डोमिसाइल नहीं बना था, इसलिए मेरा जो इंजीनियरिंग में एडमिशन ही नहीं, मतलब मैंने फॉर्म ही नहीं, इंजीनियरिंग का फॉर्म ही नहीं फिलअप किया था एडमिशन के कहीं पे। तो मतलब कैप राउंड बनते हैं तो उसमें फॉर्म ही नहीं भरा था, फिर BSc IT किया। सर आपका प्लेसमेंट ऑफ कैंपस लगा है, सब ऑफ कैंपस लगा है मेरा प्लेस। सर लेक्चर रिकॉर्डिंग मिलेगा, यस। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए सी प्लस प्रोग्राम फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल निकालना है। अब फैक्टोरियल क्या होता है ये समझना पड़ेगा आपको। देखो फैक्टोरियल क्या होता है, कोई भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। तो फैक्टोरियल निकालने का तरीका क्या है, देखो सिंपल सा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है पता है, 5 का फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, दैट्स इट। समझे, तो जो भी नंबर रहेगा उसको 1 से लेके उतने नंबर तक उसको मल्टीप्लाई करना है तो उसका फैक्टोरियल निकल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा, दैट्स इट। यही होता है फैक्टोरियल। इसको अभी आपको क्या करना है, प्रोग्राम में कैसे करोगे, तो यहाँ पे सिंपल है, हम यहाँ पे एक फैक्टोरियल करके वेरिएबल बना लेंगे, इसका वैल्यू 1 ले लेंगे, ठीक है। फैक्टोरियल का वैल्यू 1 लेंगे, और ठीक है फैक्टोरियल का वैल्यू 1 लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जब फॉर एग्जांपल मुझे मेरा जो वेरिएबल है, जो वैल्यू है, मेरा नंबर है, वो कितना है 5, सपोज इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू, जो भी फैक्टोरियल रहेगा, जो फैक्ट रहेगा, मतलब जो फैक्टोरियल वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, जो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको फिर उसको इसमें फैक्ट में स्टोर कर देंगे, है ना। उसके बाद वापस से यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 2 करेंगे। तो फिर इसके बाद वापस से इसमें फैक्ट की वैल्यू क्या है 1, 1 इंटू 2 क्या होगा 2 होगा। फिर इसके बाद वापस से यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 3 करेंगे, ओके। और यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या होगा 6 होगा, ऐसे करते जाएंगे। इसके बाद फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 4 करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 6 4 जा
24 राइट। उसके बाद मेरा मैथ्स थोड़ा वीक हो गया है, पहले मैं मैथ्स पढ़ाता था सोचो। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट इंटू 5 करेंगे तो 24 5 ज़ा कितना होगा आई डोंट नो, ठीक है। 24 5 ज़ा मतलब 121 होगा राइट, थिंक सो, नहीं 120 होगा आई थिंक, ठीक है 120 होगा। ऑलराइट, तो ऐसे निकालना है आपको, प्रोग्राम में ऐसे करना है, मतलब आपको फैक्टोरियल जो है उसको ऐसे 1 से 2 से 3 से, मतलब जो 5 नंबर तक निकालना, तो मैंने 5 बार, देखो इसको 1 2 3 4 5 बार मैंने इसका मतलब मल्टीप्लाई किया एक एक नंबर से। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, ये तो गधा मजदूरी वाला काम है, इसको हम लोग लूप में करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे डाल देंगे, लूप में डाल देंगे, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज़ हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ये नंबर चेंज हो रहा है राइट। 1 2 3 4, तो ये हम लोग को कहाँ से मिल जाएगा, जो लूप का काउंटर रहेगा वहाँ से 1 2 3 4 रहेंगे, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, कहाँ तक करेंगे, जितना नंबर रहेगा उतने तक, दैट्स इट। तो यहाँ पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 डॉट सीपीपी, ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और इसमें निकाल देते हैं। चलो अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है पहले, तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोला है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके करना है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे यूज करेंगे, तो फिलहाल के लिए कंस्ट्रक्टर नहीं, हम लोग नॉर्मल फैक्टोरियल का पहले प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंट, और एक नंबर ले लेता हूँ नम इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 5 का फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फैक्टोरियल वेरिएबल ले लूँगा, इसका वैल्यू 1 दे दूँगा, जैसे यहाँ पे क्या था फैक्टोरियल वेरिएबल है, इसका वैल्यू 1 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे लूप राइट, फॉर इंट, और ये लूप कहाँ तक चलेगा, ये हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लूप में आपको क्या आना चाहिए, लूप स्टार्ट कहाँ से होगा कहाँ तक जाएगा, दैट्स इट। आपको लूप में ये आना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखो पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, फिर 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 4 चाहिए, 5 चाहिए। तो हमको लूप में यहाँ पे इस लूप के थ्रू ये वाले नंबर चेंज करेंगे। हमको लूप स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये कहाँ तक जाना चाहिए लूप, तो जो भी लूप देखो मैंने कहाँ तक, ये अगर नंबर की वैल्यू मेरी 5 थी तो लूप कहाँ तक गया मेरा 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो लूप होना चाहिए, जो आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू नम, और इसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू को बढ़ानी है हम लोग को एक एक से, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे फैक्टोरियल की वैल्यू को, जो भी आई की वैल्यू रहेगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको वापस से फैक्टोरियल में सेव कर देंगे। फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई, दैट्स इट। सर आपको मुकेश सर पता है क्या, हाँ पता है ना यार, फिजिक्स फिजिक्स पढ़ाते हैं ना तुमको यूट्यूब पे, ठीक है। उसके बाद ये जो फैक्ट की वैल्यू है, इसमें फैक्टोरियल आपका कैलकुलेट होगा, इसको प्रिंट कर देंगे सी आउट, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ नंबर कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना आया, 120 आया, है ना। फैक्टोरियल का 5 का फैक्टोरियल कितना है, 120, दैट इज करेक्ट ना। उसके बाद अब क्या करना है, ये तो हम लोग ने फंक्शन इसके अंदर किया, लेकिन इसने बोला है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू करना है, आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करना है। तो कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है पहले वो समझना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर के लिए आपको क्लास बनाना पड़ता है राइट। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नेम पे ही रखा जाता है। कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन होता है, पहले हम क्लास बना लेते हैं, और इस क्लास का नाम देता हूं मैं फैक्टोरियल, ठीक है। इस क्लास का नाम आप कुछ भी दे सकते हो वैसे आपके हिसाब से, है ना। यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ फैक्टोरियल। डू यू नो राहुल गिरी सर इन इंजीनियरिंग, नहीं नहीं। ऑलराइट, इसके बाद ये फैक्टोरियल, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है, कंस्ट्रक्टर कभी भी ना हमेशा याद रखो पब्लिक सेक्शन में बनाया जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है, ये जो क्लास का नाम है ना, ये क्लास का नाम आपको यहाँ पे ऐसे कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना है, दैट्स इट। ये आपका बन गया कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का फंक्शन जो होता है ये नॉर्मल फंक्शन होता है, जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं ना, वैसे देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, दिख रहा है। ये फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन का नाम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, तो ये भी फंक्शन ही है राइट। और
यहाँ पे लेकिन इसका जो नेम होता है ना वो सेम नाम होता है किसके, क्लास नेम से। देखो इसका क्लास का नाम और फंक्शन का नाम सेम होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कुछ भी रिटर्न नहीं होता, ना कि इसमें वॉइड भी नहीं लगाते, ठीक है, इसमें वॉइड भी नहीं लगाते हैं। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कब होता है, तो यहाँ पे मैं सी आउट डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक सी आउट डाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी आउट डाल दिया और इसके अंदर प्रिंट कर दिया आई एम कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कब होता है, देखो जनरली आप आपको पता रहेगा, मैंने अभी बताया था कि सी प्लस प्लस में जो फंक्शन होता है उसको एक पहला चीज उसका दो काम होता है, एक पहले आप डिफाइन करते हो, ठीक है, फंक्शन को आप पहले डिफाइन करते हो उसके बाद उसको कॉल करते हो, राइट। यहाँ पे क्या हुआ है, देखो फंक्शन को हम लोगों ने डिफाइन किया, इसको कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, आप इसका ऑब्जेक्ट बना लो, ऑब्जेक्ट करके इसको ऐसे ऑब्जेक्ट डॉट करके इसको कॉल करो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जे डॉट फैक्टोरियल जो फंक्शन है इसको कॉल करेंगे। क्या ऐसे काम करेगा ये, नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एरर आ रहा है पहले ही, टाइप नेम इज नॉट अलाउड, ऐसे काम नहीं करता है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ये स्पेशल फंक्शन होता है। तो ये कब कॉल होता है, मैं इसको पहले रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है आपको आई एम कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी प्रिंट हुआ है, दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है, बिना कॉल के ही कॉल हो गया, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ये बिना कॉल किए कॉल नहीं होता है, ये कब कॉल होता है, जब आप जिस क्लास का अगर आपको इसको कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो उस क्लास का डायरेक्टली जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी टाइम पे वो फंक्शन कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तभी कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होता है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली ये सब जो चीजें है ना उसको बोला है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर करो। हम इसको उठा के डाल देंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, ठीक है, सबको उठा के डाल दिया हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। इसका दूसरा तरीका, और जैसे अगर आपको बोलेगा नहीं वैसे, तो यहाँ पे जो नंबर वेरिएबल है इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग ने इसको अंदर ही डिफाइन किया, राइट। एक तरीका और है कि इसको आप यहाँ पे डिफाइन कर लो एक्स, है ना, आप x इज इक्वल टू 5 नहीं लिख सकते, याद करो, याद रखना, क्योंकि आप फंक्शन की जो यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू 5 करोगे ना तो एरर आएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, ठीक है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आप क्लास के अंदर वेरिएबल को ऐसे इनिशियलाइज नहीं करते, मतलब इनिशियल वैल्यू नहीं दे सकते। अगर आपको इनिशियल वैल्यू देना है आप इसको या फिर यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे एक्स कैसे लिया मैंने, नम, आप नम इज इक्वल टू ऐसे 5 नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब आप वेरिएबल को आप ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो डिफॉल्ट मेंबर इनिशियलाइजेशन ऑफ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर इज एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आप ऐसे वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अगर आपको वैल्यू इनिशियल वैल्यू देनी है तो आप या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर दे दो, ऐसे नम इज इक्वल टू, ठीक है, नम इज इक्वल टू ऐसे दे दो तो भी चलेगा, या फिर आप यूजर से वैल्यू ले लो, या फिर आप यूजर से ऐसे वैल्यू ले सकते हो, सी आउट करके एंटर द नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ पे नंबर डाल दो। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 5, यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। सर आपने बोला है एंड में 7-8 प्रोग्राम दूंगा, उसमें से आएंगे वो, ये प्रोग्राम है क्या, तो यही प्रोग्राम है वो, बट मैं आपको मतलब और भी प्रोग्राम दे दूंगा, जैसे कि ये प्रोग्राम तो कर ही लेना, 7-8 प्रोग्राम मैं दूंगा, हो सकता है उसमें से बनते हैं कभी कभी। मतलब लास्ट ईयर भी दिया था, उसमें से एक प्रोग्राम बनता है, ऐसा नहीं कि सारे प्रोग्राम आएंगे, मतलब वो भी लक बाई चांस होता है वो, ऐसा नहीं कि जो दूंगा वही आएगा, क्योंकि जो कोडिंग होता है ना सी प्लस प्लस का एक्चुअली प्रोग्राम जल्दी आता नहीं है। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम हर साल थोड़ा मोड़ा चेंज कर देता है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत स्लो जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 राइट प्रोग्राम फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो राइट अ सी प्लस प्रोग्राम फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। राइट अ सी प्लस प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 5। यहाँ पे क्या करना है पता है आपको, फैक्टोरियल फाइंड करना है, लेकिन 1 से लेके 5 नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 6 होता है, ठीक है। उसके बाद 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, है ना, 4 3 जा कितना होता है 6, 4 जा 24 होता है आई थिंक। फिर इसके बाद 5 का फैक्टोरियल 120, तो मतलब हर एक का फैक्टोरियल मुझे क्या करना है
हर एक का फैक्टोरियल निकालना है और उसका फैक्टोरियल मुझे प्रिंट करना है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे पता है? एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाएँगे, ठीक है? हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो ऐसे कुछ करेंगे, एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाएँगे, उसके अंदर हम लोग जो जिस नंबर का भी फैक्टोरियल निकालना है उसको यहाँ पे डालते जाएँगे। जैसे 1 का फैक्टोरियल निकालना है तो 1 पास करेंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 पास करेंगे। जो भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उसको पास करेंगे। लेकिन ये जो फंक्शन है इसको हम लोग लूप में डाल देंगे ऐसे। क्योंकि हम लोग को 1 से लेके 5 तक फैक्टोरियल निकालना है। तो पहले 1 यहाँ पे जाएगा, ठीक है? इसके अंदर 1 जाएगा और 1 का फैक्टोरियल ये दे देगा। फिर इसके बाद i की वैल्यू ब ब इंक्रीमेंट होगी तो यहाँ पे 2 जाएगा और 2 का फैक्टोरियल देगा। फिर इसके अंदर 3 जाएगा और 3 का फैक्टोरियल मिलेगा, 4 जाएगा 4 का फैक्टोरियल। ऐसे अलग-अलग फैक्टोरियल्स हमको यहाँ पे ये अंदर जाएगा और अलग-अलग फैक्टोरियल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है? तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा-सा चेंजेस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है? तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे एक फंक्शन बनाएँगे। यहाँ पे फंक्शन बनाएँगे और इसका रिटर्न टाइप हम लोग देने वाले हैं इंटीजर, और यहाँ पे इसको देते हैं फैक्टोरियल। और इसमें जो नंबर लेंगे, ठीक है? इस फैक्टोरियल में जो नंबर लेंगे हम लोग बाहर से लेने वाले हैं। जो नंबर आएगा वो इसमें एज़ अ पैरामीटर मतलब ऐसे आर्गुमेंट पास होगा, ठीक है? और यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे सेम चीज़ जो किया था ना हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था? ये वाला पूरा जो है ना ये हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ले लेंगे, फिर इसके बाद इसका फैक्टोरियल निकालेंगे और उसके बाद जो भी फैक्टोरियल रहेगा नंबर का उसको यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ऑलराइट, अब ये मेरा फंक्शन बन गया, ठीक है? ये मेरा फंक्शन बन गया। उसके बाद ये जो फैक्टोरियल है इसको हम लोग कॉल करेंगे, लेकिन किसके अंदर? सपोज़ करो मुझे 1 का फैक्टोरियल निकालना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा ऐसे देखो, तो मैं कॉल करूँगा, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करूँगा और इसमें 1 पास कर दूँगा। कि मुझे 1 से लेके 5 तक चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 पास कर दूँगा ऐसे। मैं अगर नंबर में 1 पास करूँगा तो ये देखो क्या देगा मुझे? 1 का फैक्टोरियल देगा। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? समथिंग रॉन्ग। रिटर्न टाइप में इंट में इंट ओके, यहाँ पे मैंने इंट रिटर्न किया है तो रिटर्न नहीं करते, यहाँ पे वॉइड लेते हैं, कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले, ठीक है? यहाँ पे देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या है? 1 आया। अब मुझे 2 का फैक्टोरियल 1 से लेके 5 तक का 2 का चाहिए तो यहाँ पे 2 पास कर दो। ठीक है? यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल चाहिए तो यहाँ पे 2 भी पास कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 आ गया, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल ऑफ 2, यहाँ पे एंडल डालना भूल गया मैं, एंडल डाल देते हैं, करेक्ट। अब देखो फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या है? 1 आया, फैक्टोरियल 2 क्या है? यहाँ पे 2 आया। ऐसे मुझे 5 तक चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 3, यहाँ पे ले लूँगा 4, यहाँ पे ले लूँगा 5। ऐसे लिखोगे तो भी चल जाएगा, 5 ही नंबर है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 1 का फैक्टोरियल आ गया, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का, सबका फैक्टोरियल आ गया, ठीक है? लेकिन ऐसे ऐसे करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? देखो ये चीज़ रिपीट हो रही है, बार-बार एक ही चीज़ आप लिख रहे हो, सिर्फ़ अंदर का 1, 2, 3, 4, 5 चेंज हो रहा है। तो हम लोग लूप में डाल सकते हैं, राइट? अगर यहाँ पे सिर्फ़ 5 ही नंबर पूछा है, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या कर सकते हैं? अगर 10 नंबर पूछा, 20 नंबर पूछा तो इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे? लूप में डाल देंगे इसको। तो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से लेके 5 तक। यहाँ पे 1 से लेके 5 नंबर चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हम डालेंगे इंट I इज़ इक्वल टू 1, I शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 एंड I प्लस प्लस। और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ें रिपीट होती है वही चीज़ हमको ऐसे उठा के लूप में डालना है, और क्या चेंज हो रहा है? 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे डाल देंगे उसकी जगह पे I, दैट्स इट। तो रन करेंगे और ये रहा आपका देखो 1 से लेके 5 तक का फैक्टोरियल। दैट्स इट गाइस, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक। फिर इसके बाद यहाँ पे राइट अ सी प्लस प्रोग्राम विच फाइंड द फिबोनाची सीरीज ऑफ n टर्म्स। अब फिबोनाची सीरीज क्या होता है? फिबोनाची सीरीज क्या होता है? तो देखो सिंपल सा फिबोनाची सीरीज आपने बहुत बार पढ़ा रहेगा। फिबोनाची सीरीज स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है? उसके बाद इसमें आता है क्या? 1। उसके बाद क्या होता है? 0 और 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 1। फिर इसके बाद 1 और 1 मतलब एंड के 2 नंबर्स को ऐड करके नंबर जनरेट किया जाता है।
एंड 1 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, फिर 2 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, फिर 3 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, 5 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8। तो ये ऐसे ही फिबोनाची सीरीज जनरेट किया, मतलब लास्ट के जो 2 नंबर है, ठीक है? लास्ट के जो 2 नंबर है इनको ऐड करके जो नंबर जनरेट होता है, 5 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 5 प्लस 8 करेंगे तो 13। तो लास्ट के जो 2 नंबर है उसको ऐड करके जो नंबर जनरेट होता है, तो ऐसे आप जनरेट करते कितना भी नंबर जनरेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। अब इसको करना कैसे है? एग्जाम मतलब प्रोग्राम में कैसे करना है? सिंपल, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे, एक तो n1 मतलब नंबर 1, इसमें 0 डाल देंगे, मतलब हम लोग स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है ना, वो ऐसे स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, और स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है इनको ऐसे प्रिंट कर देंगे, सी आउट करके प्रिंट कर देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 नंबर है तो इनको सी आउट कर देंगे, तो ये 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो 0 और 1 प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे सी आउट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर अगर मुझे जनरेट करना है, ये वाला नंबर जनरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर के लिए एक नेक्स्ट वेरिएबल ले लेंगे, नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है तो क्या करेंगे, n1 और n2 को ऐड कर देंगे, n1 प्लस n2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, राइट? n1 की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है, 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1। तो नेक्स्ट नंबर मेरा 1 आ गया, ठीक है? तो नेक्स्ट में नंबर मेरा 1 आ गया, तो हम क्या करेंगे, अब देखो जो ये वाला वैल्यू जो है ये 1 आ गया, राइट? ये 1 आ गया, तो अब नेक्स्ट अगर ये 2 जनरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एडिशन करना पड़ेगा, राइट? इन दोनों को एडिशन करना है तो मुझे ये वाले को n1 बनाना पड़ेगा, ये वाले को n2 बनाना पड़ेगा, राइट? लेकिन ये जो वैल्यू है अभी क्या है, 1 कहाँ पे, n2 में स्टोर है। 1 मेरा जो है वो n2 में स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, लेकिन n1 में हम लोग n2 स्टोर कर देंगे, और जो नेक्स्ट नंबर मेरा मिला है वो बन जाएगा n2। समझ में आ रहा है? सिंपल, एकदम सिंपल, यही लॉजिक है आपको इंप्लीमेंट करना। दस ये 3 लाइन ही आपको समझ में आ गया ना, तो यही इंप्लीमेंट करना अपने को। सिंपल, हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 0 और 1 लिया है, या 0 और 1 लिया है, 2 नंबर लिए हैं पहले स्टार्टिंग में, इसको मैंने बोल दिया n1, ये बोल गया, इसको बोल दिया n2। अब नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है तो n1 और n2 को मैंने ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट नंबर जनरेट हो गया, ठीक है? अब इसके बाद वाला नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है तो मुझे इसको बनाना पड़ेगा n1। ये मेरा n1 कैसे बनेगा, तो मुझे n1 बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो मतलब इस ये जो है ये मेरा n1 बन जाएगा, और ये मेरा बन जाएगा n2, ठीक है? फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा नेक्स्ट नंबर बन जाएगा, फिर मेरा नेक्स्ट नंबर जो बनेगा वो क्या आएगा, 2। सिंपल। तो आपको क्या करना है, सिंपल है, नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है n1 n2 करके, फिर n1 में n2 स्टोर कर देना, और n2 में नेक्स्ट नंबर स्टोर कर देना। यही आपको सिर्फ करना है, हमेशा यही करना है, 3 ही स्टेप करना है आपको, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे अभी ये n1 में अगर देखोगे तो इसमें n1 में n2 की वैल्यू स्टोर हो गई, तो n2 में क्या था, 1 था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट नंबर में क्या था, 1 था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब वापस से अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू जनरेट करनी है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट इज इक्वल टू n1 प्लस n2। n1 में क्या है, 1 है, n2 में क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है? 1 प्लस 1 क्या होएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरे n1 में n2 आ जाएगा, n2 में क्या है, यहाँ पे देखो n2 में 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और n2 में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब मेरा n1 बन गया 1 और n2 बन गया 2। दैट्स इट। आपको और इसको प्रिंट करते जाना है एक्चुअली, ठीक है? ये चीज़ें जो है नेक्स्ट नंबर उसको प्रिंट करते जाना है, दैट्स इट। ये प्रोग्राम है, इसको चलो करके देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 7 डॉट सीपी। ऑलराइट, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ बोला है क्या, फंक्शन विंक्शन यूज़ करना है? नहीं, इसमें कुछ फंक्शन यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या करेंगे, इंट n1 ले लेंगे और n2 ले लेंगे। n1 में मैं ले लेता हूँ 0 और n2 में मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है? और इन दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट में 0 ले लेते हैं, है ना? और मैं n1 और n2 प्रिंट कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे लिखता हूँ मैं
फिबोनाची सीरीज इज N1 N2 के पहले प्रिंट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे एंड। काम करते हैं, यहाँ पे एंटर डालते हैं और N1 प्रिंट करते हैं, फिर N2 प्रिंट। N1 और N2 प्रिंट कर लिया तो मेरे 2 नंबर तो ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है? 1 0 और 1 बन चुके हैं। अब नेक्स्ट नंबर मुझे जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? फॉर लूप ले लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर, क्योंकि ये चीज़ हम लोग देखो बार-बार कर रहे हैं। एन नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है तो N1 N2 करेंगे, N1 को N2 बनाएँगे, N2 को नेक्स्ट बनाएँगे। फिर नेक्स्ट नंबर जनरेट करना है तो N1 प्लस N2 करेंगे, N1 में N2 डाल देंगे, N2 में नेक्स्ट नंबर डालेंगे। तो ये चीज़ हम लोग को बार-बार करना है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं लूप। और ये लूप स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, ये लूप देखो ऑलरेडी मैंने 2 नंबर जनरेट कर लिए। 2 नंबर ऑलरेडी यहाँ पे कितने नंबर चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे बोला है प्रोग्राम फाइंड द फिबोनाची सीरीज ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स यानी कि कितने भी नंबर हो सकते हैं, राइट? n टर्म मतलब कितने भी नंबर हो सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सी आउट, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे इंट n, ठीक है? और यहाँ पे हम बोल देते हैं यूजर को एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, ऑलराइट? और यहाँ पे हम लेते हैं सी इन, करेक्ट? तो यहाँ पे कितने कितने वैल्यूज का हम लोग मतलब फिबोनाची सीरीज निकालेंगे, वो यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ऑलरेडी देखो 2 नंबर हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट कर लिया, ठीक है? 2 नंबर ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। तो हम अपना जो लूप है वो स्टार्ट करेंगे। ये तो 1 से स्टार्ट करते हैं, इंट आई इज इक्वल टू, या फिर 0 से स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? लेकिन हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू, है ना, n माइनस, एक्चुअली 0 नहीं लेते हैं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए एकदम सिंपल सा बताता हूँ आपको, क्योंकि देखो N1 N2 2 नंबर ऑलरेडी मैंने जनरेट किया, ठीक है? N1 N2 2 नंबर ऑलरेडी बन चुका है, तो i की वैल्यू जो होगी स्टार्ट होगी डायरेक्टली मेरी 3 से, ठीक है? क्योंकि 2 नंबर ऑलरेडी जनरेट कर लिया तो मैं 3 से स्टार्ट करूँगा थर्ड नंबर जनरेट करने, और इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? i शुड बी लेस देन और इक्वल टू n तक जाएगी, ठीक है? कितने नंबर जनरेट करने हैं मुझे? n टर्म्स मतलब n नंबर्स तक मुझे फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है। इसके बाद यहाँ पे i प्लस प्लस करेंगे, ऑलराइट? उसके बाद ये वाला सेम लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे। पहले कहाँ गया? एन नेक्स्ट इज इक्वल टू N1 प्लस N2, नेक्स्ट इज इक्वल टू N1 प्लस N2, करेक्ट? उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे नेक्स्ट को पहले प्रिंट कर लेंगे। क्यों प्रिंट करना है अपने को? क्योंकि वो यहाँ पे देखो जो भी नंबर आ रहे हैं उसको प्रिंट करते जाएंगे। उसके बाद जो आपका N1 रहेगा उसमें हम लोग N2 स्टोर कर देंगे, और N2 जो रहेगा उसमें नेक्स्ट स्टोर कर देंगे। सेम सेम लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है? N1 प्लस N2 किया, N1 में N2 स्टोर किया था, N2 में नेक्स्ट स्टोर कर दिया, दैट्स इट। यही है आपका फिबोनाची सीरीज। के बाद हम लोग रन करेंगे, एंटर द नंबर ऑफ टर्म मैं 5 लेता हूँ। यहाँ पे देखो 0 1 फिर 1 2 3, ठीक है? यहाँ पे देखो 5 नंबर का फिबोनाची सीरीज है, 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर का फिबोनाची सीरीज यहाँ तक जाता है, देखो 0 से लेके 5 तक, यहाँ से यहाँ तक, ऑलराइट? और यहाँ पे देखो जनरेट हो रहा है, अगर यहाँ पे 10 डालोगे तो 10 आएगा, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये वाला लॉजिक समझना, दैट्स इट। ये लॉजिक समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फिबोनाची सीरीज कैसे चल रही है। और 3 यहाँ पे 3 लेने का रीज़न क्या है? क्योंकि पहले ही 2 नंबर मैंने जनरेट कर लिया है, तो 2 नंबर जनरेट कर लिए, इसलिए यहाँ पे मैं लूप को 3 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड टू जनरेट द प्रिंट फर्स्ट 10 15 टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है? 15 यहाँ पे 15 फिबोनाची सीरीज जनरेट करने हैं। 15 फिबोनाची सीरीज जनरेट करना है तो सिंपल है, आपको क्या करना है? सेम चीज़ यहाँ पे जो n है ना, n में हम लोग को यहाँ पे इज इक्वल टू 15 कर देना है, दैट्स इट। n इज इक्वल टू 15 कर देना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 15 हो गई, और यहाँ पे n की वैल्यू हम लेंगे नहीं, यूज़र से 15 कर देंगे और इसको रन करेंगे। यहाँ पे देखो 15 नंबर का ये फिबोनाची सीरीज जनरेट हो गया, ठीक है? कुछ नहीं करना, मैं n की वैल्यू यूज़र से ले रहा था, वो मैं अब यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 15 डाल दिया, दैट्स इट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 और 9 दोनों सेम है। यहाँ पे क्या निकालना है? प्राइम और नॉट। हमको चेक करना है कि जो नंबर है वो प्राइम है कि नहीं है। बोलो अभिषेक। हेलो। हेलो। हाँ आई एम अभिषेक, ऑडिबल? बोलो। तो क्लास में बोल रहे हैं आप? हेलो सर, आई एम ऑडिबल? हाँ, हाँ। सर, मेरा डाउट ये था कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में दे आस्क्ड अस कि राइट अ सी प्लस प्लस फंक्शन। हुँ, तो हमने पहले उसको बेसिक तरीके से किया एक ही वर्ड में, बट हुँ, देन व्हाट वी डिड कि अ, हमने कॉल बैक के साथ किया, राइट? तो अभी बहुत सारे थे, जैसे उप्स था कि उधर बताया गया था कि उप्स फॉर्मेट में। नाउ हुँ। दिस इज अ फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची हम कॉल बैक के थ्रू कर सकते हैं, राइट? सो हाँ, एग्जाम में अंडरस्टैंड कैसे करना है कि प्रोसेस में हमें करना है कि कॉल बैक के थ्रू करना है, सिंपल करना है? एग्ज़ाम में उसमें लिखा रहेगा, ठीक है? जैसे कि इसमें कुछ नहीं बोला है, राइट? इसमें सिर्फ़ बोला है कि व्हिच प्रोग्राम फाइंड द फिबोनाची ऑफ एन टर्म। इसमें कुछ नहीं बोला कि फंक्शन के थ्रू बनाओ, ठीक है? या फिर क्लासेस के थ्रू बनाओ। इसमें ना उप्स बोला है ना फंक्शन, तो इसमें नॉर्मली मेन फंक्शन के अंदर लिख सकते हो। लेकिन अगर जो ऊपर के प्रोग्राम आप देखोगे तो इसमें लिखा था कि राइट अ सी प्लस अ फंक्शन, राइट? इसमें बोला है हुँ, कि हुँ। फंक्शन के थ्रू करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें बोला है कि यूजिंग उप्स टेक्निक, मतलब इसमें क्लास के थ्रू करना है, राइट? ओके। तो इसमें मेंशन ऑलरेडी रहता है। और बाकी के प्रोग्राम में आप देखोगे तो अभी जिसमें मेंशन है उसमें हम लोग फंक्शन के थ्रू कर रहे हैं। इसमें नहीं मेंशन है उसमें हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं। फिबोनाची को एज़ इन फंक्शन के थ्रू? हाँ, पूछ सकते कोई भी प्रोग्राम को फंक्शन या उप्स में बोल देंगे कर डालने के लिए। ओके। तो यहाँ इसलिए पे मैंने वही डाउट था, इसलिए पहला क्वेश्चन थोड़ा मैंने सब 2-3 तरीके से बताया है। वही डाउट था। कॉज़ क्लास 11 में हम फंक्शन, राइट, सी प्लस फंक्शन लिखा जाता था, बट दे यूज्ड टू से कि बेसिक तरीके से करो। तो आई थॉट लाइक इट डज़न्ट मैटर दैट फंक्शन और प्रो। नहीं, फंक्शन बोला तो फंक्शन के थ्रू करने का। राइट। अगर बिल्कुल भी नहीं आता, समझ लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, फंक्शन कन्फ्यूजिंग हो रहा है, तो एटलीस्ट मेन फंक्शन के लॉजिक लिख के आओ। और अगर हमने फंक्शन के थ्रू उन्होंने बोला है लाइक, और हमने मतलब लाइक उधर नहीं समझा लॉजिक, नहीं तो उसको हम सिंपली तरीके से लिखे, तो मतलब वो मार्क्स प्रोवाइड करेंगे या मतलब कट कर दें? तो मतलब उसमें थोड़ा मार्क्स कट कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक अगर सही रहेगा, मेन फंक्शन के अंदर लिखा है तुमने सही से, तो मोस्टली हुँ, मार्क्स हुँ। मिल जाएगा। लेकिन अगर उसमें उप्स मेंशन है, राइट, उप्स या कंस्ट्रक्टर मेंशन है, तो उसमें मार्क्स काटेंगे वो लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। 8 और 9 देखो, दोनों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि राइट अ सी प्लस प्रोग्राम टू रीड एनी इंटीजर एंड देन चेक वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट प्राइम नंबर। हमको यहाँ पे चेक करना है कि नंबर जो है ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ऑलराइट, तो प्राइम नंबर कैसे चेक किया जाता है? ठीक है, तो प्राइम नंबर चेक करने का सिंपल तरीका है, जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, मेरे पास 5 है, ठीक है? तो अभी जो 5 नंबर है ये प्राइम है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? कोई भी नंबर प्राइम कब होता है? जब प्राइम नंबर चेक करने का सिंपल तरीका होता है, जो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है, ठीक है? जो नंबर सिर्फ़ खुद से और 1 से डिवाइड होता है और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, वो प्राइम नंबर होता है। जैसे 5 है, 5 क्या 5 और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है? नहीं, तो ये प्राइम नंबर है, राइट? तो ये हम लोग प्रोग्राम में कैसे करेंगे? तो हम इसको क्या करेंगे, इस नंबर को 2 टू 4, ठीक है? इस 5 नंबर को 2 से लेके 4 तक सारे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये प्राइम नंबर है, ठीक है? अगर किसी से डिवाइड हो गया 2 से लेके 4 तक, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। अगर किसी से डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है।
ठीक है? और डिवीज़न के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस एक देखो डिवीज़न का 2 तरीका होता है, आप बोलोगे सर ये तो परसेंटेज ऑपरेटर है, परसेंटेज नहीं है। देखो सी प्लस में 2 ऑपरेटर होता है डिवीज़न के लिए, एक ये वाला, एक नॉर्मल वाला, एक ये वाला। अगर आप यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 करते हो, ठीक है? 5 डिवाइड बाई 2 करते हो इसमें, इसमें क्या आता है कि कितनी बार जाता है? 2 2 जा 4 जाएगा, 2 बार में जाता है, राइट? 2 बार में डिवीज़न होगा, एक रिमाइंडर बचेगा। लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पता चल रहा है कि सिर्फ़ ये 2 आया 2 बार में, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं चलेगा कि नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ है। हमको कैसे पता चलता है कोई नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हुआ है कि नहीं? रिमाइंडर से, राइट? कि जितना अगर रिमाइंडर 0 बचता है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो हमको पता चलता है कि वो नंबर पूरा डिवाइड हो गया। अगर रिमाइंडर कुछ बचता है 1 या उसके अलावा, समझ जाते हो कि वो नंबर पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर है, अगर इसको मैं 5 मॉड्यूलस 2 करता हूँ, तो इससे क्या होगा पता है? 2 2 जा 4 2 बार में डिवाइड होगा, लेकिन इसमें रिमाइंडर कितना है? इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो ये हमको रिमाइंडर देता है। मॉड्यूलस ये क्या देता है अपने को? ये क्वेश्चन देता है, मतलब कितनी बार में तुमने डिवाइड किया। लेकिन ये क्या देता है अपने को? रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? रिमाइंडर, ठीक है? तो ये जो रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर जो रहेगा 0 नहीं है, ठीक है? रिमाइंडर में कुछ वैल्यू है तो मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है? तो पहले यहाँ पे 5 से करो, पहले इसको 2 से करेंगे, फिर इसको 3 से करेंगे, तो भी इसमें रिमाइंडर देखोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर इसको इसके अंदर 4 से करेंगे, 5 डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? में रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है? इसमें रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ पे देखो हर 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड, सब में केस में रिमाइंडर आया। मतलब ये जो 5 नंबर है ये क्या है? ये प्राइम नंबर है, राइट? अगर मैं यहाँ पे 4 का चेक करूँगा तो 4 को अगर चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे 4 को पहले हम लोग मॉड्यूलो 1 से नहीं करना, 1 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो पहले 2 से करेंगे, तो 2 से जैसे यहाँ पे देखो डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 0, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, यानी कि इसमें ये प्राइम नंबर है, राइट? ये सर ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 बच गया, तो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा तो हम यहाँ पे करेंगे, मतलब ये नंबर क्या हो गया? डिवाइड हो गया, मतलब प्राइम नंबर नहीं है, दैट्स इट। हमको इस ऑपरेटर से पता करना है। लेकिन थोड़ा-सा प्रोग्राम में और चेंजेस होंगे, इसमें हम लोग एक फ्लैग यूज़ करेंगे, उस फ्लैग को हम लोग ट्रू और फॉल्स करेंगे, अगर प्राइम रहेगा या फिर नॉट नहीं प्राइम रहेगा तो भी, उस केस में हम लोग फ्लैग का यूज़ करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या करने वाले हैं, ठीक है चलेगा, ये प्रोग्राम में समझाता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन नंबर 8 7 हो गया, राइट? शायद क्वेश्चन नंबर 8 डॉट सी, एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, इंट नम इज़ इक्वल टू सपोज़ 5 ले लिया। अब चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो पहले क्या करेंगे हम इस नंबर को, ठीक है? पहला काम करेंगे हम इस नंबर को, जो भी नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ये जो नंबर है ना? ये जो नंबर है इसको मॉड्यूलो करेंगे 2 से, इज़ इक्वल टू अगर इसकी वैल्यू 0 आती है। हम करेंगे अगर चेक करेंगे कि जो नंबर है इसको अगर मॉड्यूलो 2 करेंगे और इज़ इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो हम बोलेंगे नंबर इज़ एन ऑड, नहीं चेक करना, प्राइम चेक करना है। सी आउट, ऑलराइट? यहाँ पे ना हमको क्या करना पड़ेगा, एक फ्लैग लेंगे, तो बूलियन वैल्यू ले लेता हूँ मैं, बूलियन इज़ प्राइम। अब देखो ये यहाँ पे इस प्राइम नंबर ले, मतलब इस प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पे एक बूलियन वैल्यू ले लिया। बूलियन में क्या स्टोर कर सकते हैं हम लोग? ट्रू और फॉल्स। हम मैंने पहले स्टार्टिंग में मान लिया कि मेरा जो नंबर है वो प्राइम नंबर है, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग से ही मान लिया कि मेरा जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, उसमें इसलिए इस प्राइम में ट्रू ले लिया, और जो भी वैल्यू इस प्राइम में रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक चेक करेंगे ऐसे, इफ इस प्राइम इज इक्वल टू, मतलब इस प्राइम इज इक्वल टू अगर ट्रू रहेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे अगर इस प्राइम, मतलब मेरा इस प्राइम की वैल्यू क्या है? अभी ट्रू है, तो अगर इस प्राइम की वैल्यू ट्रू रहेगी तो हम यहाँ पे करेंगे, जो भी नंबर है वो बोलेंगे उस प्राइम नंबर है, ठीक है? एल्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है? अगर मेरा जो इस प्राइम रहेगा वो ट्रू रहे, मैंने तो ऑलरेडी स्टार्टिंग से मान लिया कि नंबर ट्रू रहेगा, अगर ट्रू रहेगा तो इस प्राइम नंबर रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा।
है। लेकिन ये जो ट्रू है ये वैल्यू चेंज हो सकती है जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या जो नंबर की वैल्यू है वो डिवाइड हो रही है 2 से। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता है तो हम लोग लिखेंगे इज प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड होगा तो ये प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स लिखेंगे। ऐसे हम लोग हर 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 नंबर से डिवाइड करेंगे। इफ़ जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे कैसे, 3 से। अगर इस 3 की वैल्यू इज़ इक्वल टू मतलब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग बोलेंगे इस प्राइम फॉल्स है। लेकिन फिर इसके बाद हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से इसको मॉड्यूलर करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग बोलेंगे इस प्राइम इज़ इक्वल टू फॉल्स। अगर ये तीनों में, ठीक है, अगर ये तीनों में कोई भी डिवाइड कर दे रहा है और रिमाइंडर 0 आया तो इस प्राइम की वैल्यू जो ट्रू थी वो फॉल्स हो जाएगा और ये प्रिंट होगा इस प्राइम इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगर मैं इसको रन करूँगा, वैसे आपको इस ऐसे नहीं करना है, इसको लूप में डालना है। देखो 5 इज़ अ प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है। 5 क्या है? प्राइम नंबर। अगर इसी का मैं 4 कर देता हूँ, तो मैं अगर 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखो रहा है 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे ट्रू लिया था लेकिन यहाँ पे देखो 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 0 आएगा और इस प्राइम फॉल्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एल्स में जा रहा है वो। लेकिन यहाँ पे अब देखो ये तो मैंने छोटा-सा नंबर दिया 5, 6। अगर यहाँ पे नंबर की वैल्यू 100 लेता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हर एक वैल्यू का प्राइम यहाँ पे चेक करना पड़ेगा 2 से, मतलब 2 से लेके 100 के बीच में सारे नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे चेक करना है कि 100 प्राइम नंबर है कि नहीं है या फिर 101 प्राइम नंबर है कि नहीं है, मुझे 2 से लेके 100 तक सारे नंबर को सारे नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो मुझे इतना बहुत सारे इफ यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारा मतलब हम देखो यहाँ पे ये चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, ये इफ बार बार रिपीट हो रहा है। सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है दिख रहा है, ये 2, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे क्या था, 5 था, 5 था तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, 2 से लेके 4 तक किया, 2, 3, 4 से डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पे अगर 101 होता तो हम क्या करते हैं, 2 से लेके 100 नंबर से यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये क्या बहुत बड़ा हो जाएगा, हम लोग इतना इफ एल्स थोड़ी लिख सकते। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे लूप। हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर इंट आई इज इक्वल टू, ये कहाँ से स्टार्ट होगा लूप, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 से स्टार्ट होगा और आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाना चाहिए, जो नंबर रहेगा उससे एक कम। देखो अगर 5 लिया था मैंने तो यहाँ पे 2 से लेके 4 तक लेके गया। अगर 10 लूँगा तो मैं कहाँ से लूँगा, 2 से लेके 9 तक। तो जो भी नंबर रहेगा उससे कम, ठीक है। आई शुड बी लेस देन नम, और यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम ये वाला जो कंडीशन है एक उठा लेंगे यहाँ से। और क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे देखो, इस कंडीशन में 2, 3, 4 ये नंबर चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे आई, दैट्स इट, और ये सब निकाल देंगे, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो आप, 101 ले लो, 200 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, सबका ये प्राइम निकाल के दे देगा। 100 क्या है देखो, 101 इज अ प्राइम नंबर। 101 क्या है, प्राइम नंबर, ये किसी से डिवाइड नहीं होता है। समझ में आ गया, तो ये हो गया प्राइम नंबर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे बोला है प्रोग्राम टू एक्सेप्ट इंटीजर नंबर, यहाँ पे बोला है यूजर से आप यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पे मैं जो मैंने हार्ड कोड किया है वैल्यू निकाल देता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ यूजर को, यहाँ पे यूजर को बोल दूंगा सी आउट एंटर द नंबर टू चेक प्राइम नंबर, और सी इन कर देंगे, दैट्स इट। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ 101 और 101 इज अ प्राइम नंबर, दैट्स इट। तो प्राइम नंबर कितना ईजी है, राइट, चेक करना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 8 और 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। Implement a class average that accept a value of 3 float variable another function print average of 3 numbers। तो बहुत इजी है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक क्लास एवरेज, इम्प्लीमेंट द क्लास एवरेज। यहाँ पे एक क्लास बनाओ जिसका नाम दे दो एवरेज, दैट एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ 3 फ्लोट वेरिएबल, जो क्या करेगा, 3 फ्लोटिंग वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा, है ना। एंड अनदर फंक्शन प्रिंट द एवरेज ऑफ 3 नंबर। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन रहेगा वो क्या करेगा, उसका एवरेज, तीनों का एडिशन करके उसका एवरेज प्रिंट करेगा, दैट्स इट। बेसिकली हमको क्या करना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 10 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10.cp। यहाँ पे बोल रहा है कि एक क्लास बनाओ, उसका नाम दे दो एवरेज।
ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंट द क्लास एवरेज। तो पहले हम लोग क्लास बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं यहाँ पे लिखते हैं क्लास एवरेज, और सेमीकोलन लगाना मत भूलना, है ना। ये हो गया एवरेज, क्लास एवरेज। उसके बाद दैट एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ 3 फ्लोट वेरिएबल, ये क्या एक्सेप्ट करेगा, 3 फ्लोट वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, दो एक काम कर सकते हैं, या फिर एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर अगर आपको कंस्ट्रक्टर में इशू आ रहा है तो यहाँ पे आप एक फंक्शन बना लो। ठीक है, एक फंक्शन बना लो, इसका नाम देता हूँ मैं वॉइड गेट। एक काम करते हैं, पहले 3 वेरिएबल तो बना लेते हैं। 3 वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ, इंट क्या बोला है, 3 फ्लोट वेरिएबल, राइट, फ्लोट वेरिएबल लेना है, तो यहाँ पे मैं इंट नहीं फ्लोट ले लेता हूँ। फ्लोट num1 num2 और num3, 3 फ्लोट वेरिएबल ले लिया। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तीनों वैल्यू जो है यूज़र से लूँगा। कैसे, तो यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ गेट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाया मैंने गेट नंबर्स, में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, और यूज़र को बोलूँगा एंटर द नंबर्स। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे हम तीनों वैल्यू एंटर करेंगे, तो सी इन, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, सी इन ग्रेटर देन num1 ग्रेटर देन, फिर इसका num2 num3, ऐसे कर सकते हो आप। num3 का स्पेलिंग, ठीक है, num1 num2 num3 ऐसे कर सकते हो, या फिर आपको अगर ये चीज़ हार्ड लग रही है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सी, है ना, num2 num3 ऐसे भी कर सकते हो, एक एक वैल्यू भी ले सकते हो। अगर आपको एक साथ वैल्यू लेनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले लिया था। तो तीनों वैल्यू का हम लोगों ने वैल्यू यूजर से ले लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, अनदर फंक्शन टू प्रिंट द एवरेज ऑफ 3 नंबर, एक और फंक्शन बनाओ, है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, और इसको लिख देते हैं कैलकुलेट ऑलराइट, यहाँ पे सी आउट लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वॉइड, वॉइड कैलकुलेट एवरेज। यहाँ पे एक फंक्शन बना है, ये क्या करेगा, इन तीनों नंबर का एडिशन करके उसका एवरेज निकालेगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज निकालना है तो पहले सबका एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंट इंट सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3, तो को सम कर दिया मैंने। ठीक है, सम करके उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने के लिए इंट नहीं लेते हैं, यहाँ पे फ्लोट लेते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज़ है वो फ्लोट है, राइट, डेसिमल वैल्यूज़ होंगी। और इसके बाद एवरेज हम लोग प्रिंट करेंगे। कैसे, एवरेज निकालने के लिए सिंपल है, जो सम है उसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, राइट, जो सम है वो डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा। तो हम लोग सी आउट कर लेते हैं, एवरेज इज, दैट्स इट। तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बना लिया, उसके अंदर 3 नंबर्स ले लिए, तीनों में तीनों वैल्यू को अगर वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो यहाँ पे गेट नंबर्स के थ्रू हम लोग वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, और कैलकुलेट एवरेज के थ्रू इन तीनों का सम निकाल के एवरेज निकालेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज, अब ये जो दोनों फंक्शन है ये दोनों किसके अंदर है, एक एवरेज क्लास के अंदर है। तो एवरेज क्लास के अंदर जो फंक्शन उनको कॉल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एवरेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एवरेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट डॉट करके लिखूंगा गेट नंबर्स। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा तीनों नंबर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एवरेज डॉट कैलकुलेट करेंगे, ओबीजे डॉट, ठीक है, तो ये हमको क्या दे देगा, कैलकुलेट मतलब उसका एवरेज वैल्यू देगा। एंटर द नंबर्स, अगर ठीक है यहाँ पे वैल्यूज को एंटर करेंगे, सपोज 3 नंबर एंटर करते हैं, 10 20 और 30, और एवरेज क्या आएगा तीनों का, 20 आएगा। तो दैट्स इट गाइस, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी था। ठीक है, उसके बाद राइट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू रीड एन इंटीजर नंबर टू फाइंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, 12:30 हो गया क्या। तो एक काम करते हैं, आज कितना 10 क्वेश्चन हो गए, राइट, 10 प्रोग्राम उन्होंने कर लिए। तो बाकी के जो प्रोग्राम्स है, राइट, 11 कितने, 11 प्रोग्राम, और सॉरी अभी 5-6 प्रोग्राम और है।
ठीक है, तो इसको हम लोग कल करते हैं। अभी कितना मिनट का वीडियो, मतलब 2 घंटे का ऑलमोस्ट वीडियो हो गया, है ना? बाकी के जो प्रोग्राम है, ये 10 प्रोग्राम आप कर लेना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। और बाकी का जो प्रोग्राम है, क्योंकि इतना पढ़ोगे तो सब दिमाग में घुसेगा भी नहीं। बाकी कितना प्रोग्राम बचा? 6 प्रोग्राम और बचा है, ये हम लोग कल करते हैं। इसको शेड्यूल कर देता हूँ मैं कल के लिए। तो बाकी के जो प्रोग्राम है, वो कल करेंगे। और इसके अंदर मतलब अगर इतना कर लिया तो आपका 2018 से 2024 तक सारे कवर हो जाएँगे, और इतना अगर कर लिया तो आप कोई भी मोस्टली आएगा ना, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है? चलो, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल। कल शेड्यूल करता हूँ लाइव, और कल हम लोग करेंगे बाकी के जो बाकी क्वेश्चन है। उसके बाद ये खत्म होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एचटीएमएल के क्वेश्चंस। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट। मिलते हैं फिर कल। टिल देन, बाय बाय।